एक भी जवान शहीद नहीं होता। नहीं होता अगर हमारा अटैक पहले चला जाता। फारूक कालिया का जो हाल हुआ है ना, वो मुझे मालूम है कैसे उसकी बॉडी आई है हमारे। इतने मेरे बच्चे मरे हैं वहां पे, इनको जवाब देना पड़ेगा। एक बंदा है जिसके नीचे सब कुछ ये हुआ, वो है जनरल मलिक साहब। सबकी शहादत पर इसने, मैं क्या बोलूं, क्या थूक दिया है। वाजपेयी साहब ने जितना बढ़िया एक्शन किया, उनके पास और कोई चारा ही नहीं। जो उन्होंने बोला कि हम क्रॉस नहीं करेंगे, वो करके, लोगों को थोड़ी मालूम है कि वाजपेयी साहब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जनरल मलिक ने। जो आम जनता है उसको तो ये बताया जाता है कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कारगिल में। आप कह रहे हो कि 98 में ही पता चल गया था आपको? हमको तो ये भी पता था उसने कैप्चर क्या क्या करना है। टाइगर हिल का नाम मैंने रखा। इंटेलिजेंस तो भर भर के आ रही थी। इंटेलिजेंस तो 100% थी हमारे पास। इतनी तो कभी इंटेलिजेंस लड़ाई में आती नहीं। वो लड़ाई के पहले ही दुश्मन ने जला दिया। इन्होंने उसकी कोई इंक्वायरी छुपा दी। इन्होंने कारगिल रिव्यू कमेटी को डिटेल बताया ही नहीं। 510 जो मैंने कैप्चर किया था, ये पाकिस्तान के पास कैसे चला गया? ये कब गया उनके पास? हमें ये तो जनरल बताएंगे। आज तक नहीं पता चला ना। जैसे आपने पहले लिख के ब्रीफिंग में दिया, एग्जैक्टली वही प्ले आउट हुआ। वही प्ले आउट। ये 4 असैसिनेशन अटेम्प्ट थे। नहीं, ये तो मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाने के अटेम्प्ट थे। अम्यूनिशन डंप में आग लगी पूरे कारगिल में। रॉकेट अम्यूनिशन, कोई बर्ड, कोई बिना उसके पड़े हुए। 3-4 घंटे लगे उसको जलने में। 3-4 घंटे? हाँ, हमारा एम्यूनिशन। हमारा बुधवार वहां बैठा, मेरे को उठ के बोलता, सुनिंदर आई शुड हैव लिसन टू यू। मैं कहा शट नाउ, नीचे बैठ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस शुक्र है भगवान का। सर मैं चाहता हूं कि आपकी स्टोरी जो है पूरा भारत सुने। और हमने पिछले साल 25 वर्ष जब हुए थे कारगिल वॉर को, तो हमने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए थे और उसमें एक अलग पर्सपेक्टिव कारगिल वॉर का निकल के आया था। तो मैं आपका भी पिछले साल इंटरव्यू करना चाहता था, पर हमारा संभव नहीं हो पाया था। पर इस बार मुझे मौका मिला है एंड आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि आपके साथ बैठ के ये कॉन्वर्सेशन मैं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी दुनिया तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं कारगिल वॉर पे आने से पहले उसमें आपका क्या रोल था, उससे पहले जो आपका मिलिट्री करियर रहा है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है टू एस्टेब्लिश योर क्रेडेंशियल्स। तो सर वो थोड़ा अगर आप बता सकें 1971 से लेके 1998 तक। जी, वैसे तो हर एक सोल्जर को अपने बारे में बोलने में थोड़ा सा ना झिझक होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 15 मार्च 70 को ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मद्रास से कमीशन हुआ था 10 महार रेजिमेंट में। और 10 महार में ही हम 71 की लड़ाई में पहले सिलेट एरिया में, शमशेर नगर जहाँ यूनिट ने बहुत, चतलापुर बहुत अच्छा काम किया था, वहाँ से फिर हमको एयर लिफ्ट करके अगरतला एयरफील्ड ले गए थे। और अगरतला एयरफील्ड से हमको हेलीकॉप्टर के साथ होटल इंटरकॉन्टिनेंटल पे हमला करना था, जो कि रेस कोर्स में उतरना था हमने वहाँ पे। तो ये 71 का तो इतना है। और उसके बाद फिर हम आए और 4 साल के करीब मैंने इंसर्जेंसी जो है नॉर्थ ईस्ट में, इंसर्जेंसी ख़ासतौर पर जो चाइना के ट्रेन किए हुए गैंग आते थे उनमें बहुत, और एक मैंने रेड किया था और उसमें 5-6 आदमियों के साथ में, उसमें मेरे भी गोलियां लगी थी, हम सबके गोलियां लगी थी। उसमें गैलेंट्री अवार्ड मिला? उसमें गैलेंट्री अवार्ड मुझे मिला था। और वुंडेड भी हुए थे, जवान भी बहुत वुंडेड थे मेरे अच्छी तरह से। उसके बाद जब एज ए मेजर साहब हमारी यूनिट 10 महार वो कारगिल चली गई, और मैं काकसर एरिया कंपनी कमांडर था पहले, और बाद में एक पंजाब टेकरी है वहाँ पे था। जब काकसर एरिया में मैं था कंपनी कमांडर, तो वहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट 5108। ये जो पॉइंट 5108 है वो ये है LOC के ऊपर है। ये शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ से LOC गुजरती है। जो LOC वहाँ से गुजरती है, वहाँ के उसके 500 किलोमीटर, 500 मीटर और 500 मीटर कोई नहीं आ सकता। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया था, ये इसके ऊपर आके, इसके आगे आके बंकर बना लिए थे। अच्छा। वो जो बंकर बना लिए तो उसमें अटैक, पहले एक पर यूनिट का अटैक फेल हुआ, दूसरी यूनिट का अटैक फेल हुआ। हमारी यूनिट में से भी 2 कंपनियां गई थी, वो भी नहीं पहुंच पाई थी।
फिर मुझे ये हुक्म हुआ था जनरल साहब का, जनरल सूदन थे, कि वो जाएंगे। तो मैं ऊपर वाले की दया है, हमने हमला किया और 5108 कैप्चर किया। उसमें मेरे को एक और गैलेंट्री अवार्ड मिला था, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, वो मेरे को मिला था यहाँ पे। इसके बाद मैं फिर चाइनीज़ के बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट में, ऑपरेशनल अपॉइंटमेंट में रहा, और वहाँ का भी मुझे बहुत तजुर्बा है। कहाँ की बात है ये, मतलब ये है अरुणाचल साइड? अरुणाचल की है। अच्छा। अरुणाचल की है। और उसके बाद मैं GSO 1 ऑप्स था वहाँ पे। अच्छा। GSO 1 ऑपरेशंस बोलते हैं। और वहाँ से बाद फिर मैं बटालियन कमांडर बना। 5 महार बटालियन मैंने कमांड की। वो जब 5 महार बटालियन की मेरी कमांड शुरू हुई, उसके बाद हमको फिर सोमालिया में जो लड़ाई चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी, पूरी दुनिया की जो फ़ौज वहाँ UNO को इकट्ठी थी, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला एज कमांडिंग ऑफिसर फाइटिंग का। और वहाँ पर मुझे अपने काम के लिए, इनफैक्ट मेरी पूरी पलटन के काम के लिए मुझे VSM दिया गया। तो ये भी एक तीसरा मेरे पास ऑनर मिल गया भगवान की दया से। और अभी उसके बाद जब मैं ब्रिगेड कमांडर बना, तो मुझे पहले 191 ब्रिगेड दिया गया। मैं उसको जा रहा था तो बीच में कैंसिल करके मुझे कहा कि आप 121 कारगिल ब्रिगेड टेक ओवर करेंगे। मैंने ये कहा, कब की बात है सर? ये है 98 के शुरू की बात है, इनफैक्ट जून की बात है। तो मेरे को बीच में से चेंज करके फिर कारगिल भेजा गया। अब ये चेंज क्यों हुआ ये तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं पहले ही तकरीबन बहुत ज़्यादा हाई आल्टीट्यूड कर चुका था। वहाँ पहुँचने के बाद जब 8 जून को मैंने टेक ओवर किया, तब जाके फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे तो हमला आ रहा है। ये आपको जून में ही पता चल गया था 1998? हाँ, एक तो बाद में मेजर साहब था वहाँ पहले, तो मेजर साहब को तो सब पता होता पूरे एरिया, क्योंकि उसकी बोलते वहाँ जाके चेक करके वहाँ रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा, वहाँ काउंटर अटैक करना पड़ेगा, तो चलते रहते हैं। तो आप एरिया को अच्छे से जानते बहुत थे? अच्छी तरह जानते थे। और वहाँ पे मैंने आपको बताया मेरे को डेकोरेशन भी मिला था एक, तो वहाँ मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि जैसे मैं गलत जगह आया हूँ। मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली आई न्यू वेरी वेल। तो ये है मेरा अपतिल ब्रिगेड कमांडर। आपने कहा कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो वो कैसे पता चला? क्योंकि हम जो आम जनता है उसको तो ये बताया जाता है कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कारगिल में। आप कह रहे हो कि 98 में ही पता चल गया था आपको? सबसे पहले जब मैंने टेक ओवर किया कारगिल ब्रिगेड, ये कारगिल ब्रिगेड जो है यहाँ से ज़ोजिला से लेकर और वहाँ तक ये चोर बाटला तक, ये तुर्तुक के बीच में यहाँ पे, तो यहाँ तक इतना बड़ा ये, इसमें 28 डिवीज़न इसका ज़िम्मेदार था। जब हमने सियाचिन के अंदर में ऑक्यूपाई किया है, सियाचिन ऑक्यूपाई किया है, उसके बाद ये पूरा जो है ये 28 डिव का था। ओके। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उसने कश्मीर वैली में प्रॉब्लम शुरू कर दिया। उसको पता था हमारे जर्नैल क्या करेंगे, वो स्ट्रेटेजिक मूव था। तो हमको जो लाना चाहिए था डिवीज़न डेप्थ एरिया से, उसको उस काम के लिए भेजना चाहिए था, वो नहीं करके हुए हम लोगों ने, इन्होंने क्या किया, हमारे जर्नैल साहब ने, इन्होंने ये जो यहाँ 28 डिव था, ये 28 डिव को वहाँ से उठा के उधर वैली में भेज दिया। तो ये 28 डिव का जो काम था ये पूरे सिर्फ एरिया को मुझे दे दिया गया। मुझे मतलब मेरे ब्रिगेड को दे दिया गया। तो मतलब ये पहले जो 28 डिवीजन का ये पूरा सेक्टर था, पूरा सेक्टर, कि ये पूरा का पूरा एरिया आपको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे कश्मीर में ये इतना सारा इंसर्जेंसी हो रहा था, टेररिज्म इतना पीक पे था, तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ से सोल्जर्स
नीचे भेज दिए गए, वो वहाँ भेज दिए गए और गैप बन गए यहाँ गैप पे। बन गए। ये चोर बाटला तो हम होल्ड कर रहे थे, हाँ ये इधर बटालिक तक बड़े का लंबा गैप बन गया। हाँ उसके बाद यहाँ पे ये जो है हम ये काकसर एरिया में यहाँ से लेके और ये तकरीबन इस एरिया तक यहाँ पे एक बड़ा गैप बन गया। तो उसके बाद कहाँ से कहाँ तक? ये जो 0.51 दी रोड का ये एरिया है ना, हाँ इसके एरिया से ये करते करते यहाँ तक गैप बन गया था, जहाँ पे द्रास के सामने की बात है ये। ठीक है। और द्रास के सामने से छोड़ के फिर पूरा ये यहाँ अब तक जुजीला तक मशको वैली ये सब खाली पड़ा था, खाली पड़ा था। बिल्कुल खाली पड़ा था। अब ये गैप में है। अब ये मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है, अगर वो डिवीज़न वहाँ पे आया था तो डिवीज़न बैठा कहाँ था इतने दिन तक? वो छतरी लेके तो बैठा नहीं था बर्फ़ के अंदर में इतनी हाइट पर। तो उनके यहाँ पे जो डिफेंसेस कहाँ गए, उनकी गन पोजीशंस कहाँ गई, उनके डंप कहाँ गए, उनके ब्रिगेड्स के ऑपरेशन रूम कहाँ गए, उनकी जो रहन सहन की बैरक्स हैं उनका और खाना वगैरह, उनकी सप्लाई डिपोज, उनके वर्कशॉप, वो कहाँ थे? वो कोई मुझे तो दिखा नहीं ग्राउंड पे कोई। आप जब गए आपको कुछ नहीं था उधर? कुछ नहीं था। और मैं तो पहले मेजर साहब भी वहीं था, तो मुझे तो कुछ भी वहाँ पे चेंज दिखा नहीं। अच्छा। ये डिवीज़न यहाँ से निकला, इसके पास ऑप ऑर्डर कहाँ था? एक ऑपरेशन ऑर्डर बोलते हैं जिसके लिए हिसाब से लड़ाई लड़ी जाती है। उसके अंदर में हर एक डिटेल दी हुई, फलानी जगह माइनफील्ड लगेगी, फलानी जगह ये लगेगा, फलानी जगह काउंटर अटैक होगा। जब काउंटर अटैक होगा तो उसमें ट्रुप्स कहाँ से आएंगे, कहाँ से उठेंगे ट्रुप्स, और वो ट्रुप्स जब जाएंगे तो आर्टिलरी कौन सी उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है ना? तो वो सब कुछ लिखा होता है उसमें। अगर इस डिवीज़न के पास ऑप ऑर्डर उसको होना चाहिए था। फिर ये तो एक प्राइमरी जॉब होता है और एक सेकेंडरी जॉब। तो प्राइमरी जॉब तो उसका होता है कि ये डिफेंस उसने यहाँ पे करनी है, और थोड़े बंदे वहाँ पे छोड़े होते हैं हमेशा वो डिफेंसेस को लुक आफ्टर करने के लिए। जो प्राइमरी सेकेंडरी जॉब मतलब जो फालतू जॉब दे रखा है उनको वैली में जाने का, जो ही लड़ाई का पता लगना शुरू किया तो वापस आके उनको अपनी डिफेंसेस पकड़नी चाहिए। जो नहीं पकड़े है ही नहीं थी डिफेंसेस, पकड़े क्या, वो आए ही नहीं वापस। लड़ाई के दौरान में जो उनको वापस आना चाहिए था वो आए ही नहीं। वो एक फुटकल, एक पहले हमने ज़िंदगी में पहली बार सुना है इतना सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद कि एक डिवीज़न वहाँ घूम रहा है JNK में जिसके पास कोई ना डिफेंसिव ना ऑफेंसिव टास्क नहीं है। और मतलब आप ये कह रहे हो कि 28 डिवीजन जो थी जिसका मेन काम था ये पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना, वो नहीं थे वहाँ, वो नीचे चले गए। हाँ। आइडियली क्या होना चाहिए था कि भाई वॉर शुरू हो गई या ये सब हो रहा है तो वापस आना चाहिए था। लेकिन वो पूरे युद्ध में आए नहीं वापस। नहीं। तो इसकी जिम्मेवारी फिर आपके पास थी? इसकी जिम्मेदारी तो मेरे ब्रिगेड के पास थी। तो अब ये गैप कहाँ से कवर होता है? हाँ। गैप के अंदर इनकी डिफेंसेस कहाँ चली गई? जब भी वहाँ पे रहे हैं, इन गैप्स में इनकी डिफेंसेस कहाँ गई? कौन से ब्रिगेड लगे थे? गन पोजीशन कहाँ गई? कहाँ इनके ऑपरेशन रूम गए? ब्रिगेडों के बटालियन कहाँ थी उन ब्रिगेड्स की? कुछ नहीं। तो सर एक बार अगर ये बताएं कि ये जो 28 डिवीजन है, आइडियल डिवीजन जो इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, वो स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? स्ट्रेंथ मतलब उसके 3 ब्रिगेड होनी चाहिए। हाँ, वो हर ब्रिगेड के नीचे 3 बटालियन। तो ये जब 1998 में जब आपको ये जिम्मेवारी दी गई, हाँ, उसके तो पहले ये निकल चुके थे। ये एक्चुअली 91 में निकल चुके थे, 91 में या 92 में निकल चुके थे। तो उसके बाद फिर जब आप 98 में, हाँ। तो पूरी एक ब्रिगेड देख रही थी इसको? वो जाते हुए 1-1 ब्रिगेड को दे के चले गए, वो पूरा छोड़ दिया और खाली छोड़ के निकल गए। वो 121 ब्रिगेड ही देख रही थी वो भी। हाँ, 121। अब 121 ब्रिगेड जो है वो 3 डिव के नीचे आती थी, लेह वाले के नीचे। अच्छा। तो उसके पास जो है वो 3 ब्रिगेड थे, एक सियाचिन वाला, एक हमारे वाला, और एक वो चाइना फेसिंग था। एक चाइना फेसिंग एक था। हाँ। ब्रिगेड, और एक जो है वो सियाचिन वाला। ठीक है। एक मेरा वाला। तो ये तो बहुत ही कम हो गई स्ट्रेंथ तो जो प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। तो तब जब दुश्मन देखता रहता है ये क्या हो रहा है, तो वो मौका देख रहे थे 91 से लेके 98 मौका तो देखने की तब बात है कि अगर हम ठीक चल रहे हो। इसमें था ही कुछ नहीं।
अच्छा, तो उनके ऊपर छोड़ा हुआ था कि उनके अभी कब खाली करेंगे छोड़ वो? दिया था। अच्छा। और जो ऊपर नीचे आने वाली पलटनें थी उनको भेज देते थे, जो सियाचिन जाती थी कोई आती थी, वो हैवी वेपन तो वहीं छोड़ आते थे वो लोग। और जहाँ जहाँ से आए तो वो खाली यहाँ पे गैप्स में वो आके बैठ जाती थी, तो थोड़ा पेट्रोलिंग वगैरह करती थी। जब जब बर्फ पड़ जाती तो वो लोग निकल के पीछे चले जाते। तो मतलब सर ये इसका सार ये है कि जैसे 10,000 लोग जो प्रोटेक्ट करना चाहिए इस एरिया को, अब वो 3,000 एक ब्रिगेड कर रही थी। वो एक सिविलियन के समझने के लिए बिल्कुल ठीक है कि वो ना तो वो तो थे, हाँ, लेकिन वो जो जगह छोड़ के गए वहां तो था ही कुछ नहीं था ही ना। कुछ नहीं, तो हाँ। मतलब वो तो कवर वो हो तो ही। वैसे का वैसे ही था। हाँ, हाँ। वो कवर नहीं हो सकता, वो 3,000 लोग नहीं कर सकते उसको किसी भी नहीं। के। तो सर अब ये बताइए कि आपने ये जो आपने देखा वहाँ पे जाके, तो आपको ये कैसे आभास हुआ कि भाई ये खाली तो पड़ा है और कई साल से पड़ा था, तो आपको क्या लगा, क्या किया आपने फिर वहाँ पे जाके, और आपको पहला आभास कब हुआ कि ये पाकिस्तान कुछ ना कुछ करने वाला है इधर? वो ऐसे है, हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन बनाते नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करते। इन्फॉर्मेशन की ग्रेडिंग होती है, दुश्मन की तरफ से आती है, अपने लोगों की तरफ से आती है, हमारे जो ट्रुप्स आगे देखते हैं उनसे आती है, और जो सिविलियंस हैं, सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, रॉ है वगैरह, वो भी आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू, आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू वो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो इन्फॉर्मेशन हम मेरे पास आई ये आर्मी हेडक्वार्टर से ही आई है, मेरे पास से अपनी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं मैंने दी। अच्छा। जब अपनी इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ कहाँ पे दी थी। वो इन्फॉर्मेशन आने के बाद क्या हुआ कि सब ढीले ढाले से रहते थे, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने जब ब्रिगेड टेक ओवर किया तो मैंने कहा भी इंट मैप जो अब दिखाओ, तो इंट मैप अपडेटेड नहीं था। इंट मैप क्या होता है सर, जो लोग? या इंटेलिजेंस मैप होता है कि जो खबर आती है उसको हम उसके ऊपर लगाते रहते हैं। अच्छा। जब 2 बार 3 बार एक खबर आई है, फिर किसने दी है खबर, 2-3 जगह से मिली है, तो हमको कन्फर्म हो जाता है यहाँ पे ये चीज़ है। फिर उसको हम इवेल्युएट करते हैं कि क्या इसका मकसद क्या करने यहाँ पे आ रही है। तो पहले तो अपडेट किया जो पुरानी, तो जब मैंने स्टाफ को पूछा भाई ऐसे क्यों, कहते जी अनकन्फर्म्ड और अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आती है। मैंने कहा जब तो आती है तो अनकन्फर्म्ड लिख दो, अनवेरीफाइड है, वेरीफाई तो तब होगी जब आपको कोई जब दूसरी बार आएगी, तो आप वहीं पे जब उसको लिखोगे ही नहीं, पता कैसे लगे। चाहे 3 बार आ जाए चाहे 10 बार आ जाए, जब 10 बार लिख ही तो नहीं जब रहे तो लिखा है। कंफर्म कैसे तो होगा? वो जब इन्फॉर्मेशन आई तो 9 एरो हमारी तरफ खड़े हो गए। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, कहते सर ये तो, मैंने कहा ठीक है जीओसी साहब को हम ब्रीफ करें। तो जीओसी साहब को हमने ब्रीफ किया। तो जीओसी कौन थे सर उस? वो जनरल बुधवार साहब थे। Okay. तो वो बड़े हैरान हुए। तो कल ब्रिगेड कमांडर एक गया, वो कह रहा था सब खुशी खुशी है, ये मेरे को आके बोल रहा है लड़ाई होने वाली है। मैंने कहा ये देखो आपने इन्फॉर्मेशन दी है। उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था मेरी, जो मैं उनको बता रहा था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसको। तो फिर बाद में कहते ठीक है मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा, आप बताओ मुझे, मैं वहाँ में ले में एक ज़ू बना रहा हूँ, वहाँ पे वो लाइट एंड साउंड बनाऊँगा, उसके लिए मेरे को पैसे कितने देते। मैंने कहा मुझे पैसे का मालूम नहीं है, डिप्टी मेरे बैठे हैं, जितने पैसे आप बोलोगे हम दे देंगे। वो उसकी तो बात छोड़ो, हम तो मैं तो पहले इसकी बात की, बाद में बताता हूँ। 1 दिन 2 दिन 10 दिन के बाद फिर वो जब नहीं बताया तो मैं उनको रोज़ तो बात करता हूँ सुबह और शाम जीओसी से। तो वो फिर मैंने कहा सर वो ये तो बड़ा सीरियस मामला है, या तो आप कहिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजी है ज़ीरो है, किसी का कोई मतलब नहीं है, लिख के दे दो हमको, हम बोलेंगे। वो आप हमारे ट्रुप्स को वहाँ ज़ू बनाने के लिए बोलो कि जानवर पकड़ो, ये पकड़ो, और जो हमारा वर्कशॉप है उनको बोला कि भाई तुम ये पिंजरे बनाएंगे, फलाना ये करेगा, ये लड़ाई का काम तो है नहीं। तो अगर आप बोल दो कि ये सब ख़त्म है तो लिख के दे दो, तो जो आपने करना है वो करवाते रहो। बाकी अगर जो है ये है तो मैंने आपको लिख के दे दिया, अभी मुझे क्या क्या चाहिए वहाँ। ये कब लिख के दिया था सर, कौन सा महीना होगा? ये जून जुलाई जून में, जून 1998। अगर ब्रिगेड कमांडर महीने थोड़ी लगाएगा इवैल्यूएट करने के लिए। तो मतलब जाते ही आपने काम कर दिया हैं? जाते ही काम पे लग गए थे? जाते ही कर लगना चाहिए सबको।
और फिर इन्होंने कुछ 10 दिन 7-8 दिन के बाद जब मैंने बहुत इंसिस्ट किया तो इन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको बताता हूँ थोड़ी देर में। फिर ये खुद ही इनका फ़ोन आया, कहते मैंने कोर कमांडर से बात की है, कोर कमांडर ने कहा है कि ये बात जो हम कर रहे हैं ये विल नॉट बी स्पोकन आउटसाइड दिस फॉरम। कौन सा फोरम? मैंने तो व्हाट फॉरम, इसमें मेरे खेत को पानी लग जाएगा क्या? ये तो नहीं है, ये तो प्रोफेशनल बात है। मुझे नहीं मालूम था कि जनरल मलिक आ रहे हैं वहाँ पे और क्यों आ रहे हैं। थोड़े दिन के बाद आ गया कि जनरल मलिक आ रहे हैं। जनरल मलिक आए, मैं उनको भी यही इन्होंने जनरल मलिक के आने से पहले नहीं तो ये मेरे को मार देते क्योंकि ब्रीफिंग होती ज़बानी। तो बीएम साहब कुछ काम पे गए हुए थे तो G3 एक होता है GSO3 इंटेलिजेंस, वो उसी का काम कर रहे थे। बहुत अच्छा लड़का था, वो ब्यूटीफुल ऑफिसर। उसने भी मेरा बीएम बहुत ध्यानदार, वेरी मेच्योर, वेरी बोल्ड एंड आर्मी कमांडर मटेरियल था मेरा बीएम। और वो ऐसे ही मेरा G3 भी बहुत बढ़िया था। तो G3 ने क्या किया कि ये सिविलियंस को बताओ क्या है ये, हाँ मतलब ये टर्मिनोलॉजी आप ये ऐसे... वो जो ये जो दोनों अफसर हैं ये मेरे फाइटिंग का सारा काम देखते, ऑपरेशन का। तो कोर कमांडर ने देव कमांडर को पूछा कि इससे लिख के लो क्या क्या ब्रीफिंग करेगा पॉइंट वाइज। तो जो पॉइंट वाइज थे G3 ने क्या किया, उसने इनको फैक्स करके रसीद ले ली। तो हमारे पास रसीद हो गई कि हाँ भाई हमने आपको ब्रीफ किया। नहीं तो पहली ब्रीफिंग में जनरल मलिक ने कहा इसने किसी को कभी ब्रीफ नहीं किया। जनरल मलिक ने कब कहा ये कहीं एक मैंने इंटरव्यू में देखा था। अच्छा, उन्होंने बोला ही नेवर ब्रीफ्ड एनीबॉडी, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और ये डॉक्यूमेंटेड था? ये हमारे पास था। अच्छा, फिर जब लोगों ने इनको बताया कि भी वो तो जो आपको चिट्ठी लिखी है उसके अंदर अटैच किया हुआ है इसने, तो यहाँ से फिर कहानी शुरू हुई। अच्छा, फिर ब्रीफिंग क्या दिया आपने एग्जैक्ट? ब्रीफिंग में हमने उनको ये बताया कि पाकिस्तान के कितने ब्रिगेड वहाँ आ चुके हैं, कितनी आर्टिलरी आ चुकी है। एक फालतू बटालियन उसकी स्कर्दू से सियालकोट से निकल के कहीं हमारे सामने आई है, उसका पता नहीं कहाँ पे आई है। और F-16 जो हैं वहाँ उड़ रहे हैं, स्कर्दू में ट्राई कर रहे हैं रात को लैंड करने के लिए। और कुछ कौन कौन से, और एक वो उनके लिए आते थे ये जो अभी आजकल आती है ना ये UAV का क्या बोलते हैं, हाँ UFO, वो आते, वो बहुत आ रहे थे। हमको बोलते हैं तुमको नहीं समझ लगता, तुम्हारे ट्रुप्स को कुछ समझ नहीं लगता, ये तो तारे हैं। मैं क्या, हम लोग यार फौजी हैं, अफसर देख रहे हैं, जवान देख रहे हैं। हाँ। तो ये तो वो रैकी आ रही है उनकी, आप लोग क्या कर रहे हो? ये नहीं माने हमारे वो। तो फिर इनको ब्रीफ किया तो बीच में से नहीं, ये मैं इस पे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आप बता रहे थे कि भाई ये सियालकोट से उठ के आया है या इतने ब्रिगेड आ गया है, इतना ट्रूप्स आ रहे हैं, तो ये इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही थी आपको? ये आर्मी हेडक्वार्टर से आई। ये अच्छा, वहाँ की आप वहाँ रिपोर्ट से हमें आई है। तो ये फिर ये बाद में जो बोला गया कि इंटेलिजेंस फेलियर, तो इंटेलिजेंस तो भर भर के आ रही थी। इंटेलिजेंस तो 100% थी हमारे पास, इतनी तो कभी इंटेलिजेंस लड़ाई में आती नहीं। ये जो है, अगर इंटेलिजेंस फेलियर थी तो कारगिल रिव्यू कमेटी की आप किताब खोल लो, उसमें जरा नाम बता दो भाई इंटेलिजेंस DGMI और डिप्टी DGMI कौन थे, एक बार भी नाम नहीं है किसी का, दिखा दो। तो वो ऐसे नहीं है। हमको तो ये भी पता था उसने कैप्चर क्या क्या करना है, टोलोलिंग कैप्चर करना है, द्रास कैप्चर करना है, गुलता दुजीला की तरफ को जाना है, और ये सब हमको पता था। मतलब ये मिलिट्री की इंटेलिजेंस आर्मी हेडक्वार्टर से जो आई थी? ये जो लास्ट वाली मैं बता रहा हूँ ये हमारे सोर्स ने बताई थी। ये आपके सोर्स ने बताई थी? हाँ, था तो आर्मी हेडक्वार्टर का सोर्स, लेकिन हमारे एरिया में था, उसने फट से मुझे दे दी कि सर ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। ये जो जब इतनी डिटेल इनको मिल गई है तो और क्या चाहिए डिटेल। और जो फिर हमको बोला भाई, हमने इनको बोला भाई ये जो एरिया यहाँ पे टाइगर हिल का नाम मैंने रखा था, किसी ने नहीं रखा टाइगर हिल का नाम, सिर्फ मैंने रखा था। कैसे वो कैसे हुआ, वहां तक पहुंचो? ये जो है ये .5353 के साथ यहाँ पे टाइगर हिल है। हाँ, ये इस जगह में। हाँ। तो ये मैंने जब बताया कि ये 5108 के बीच में एक आता है
5281 यहाँ पे आता है। अच्छा ये सब जाएंगे, ये इसके बीच में, और ये 5299 है ये जाएगा। ये सब मैंने बताया था इनको, यहाँ पे हमको डिफेंस चाहिए। और ये आपने 1998 में ही इसके बताया? हाँ 98 में। और टाइगर हिल का नाम रखा था कि टाइगर हिल जाएगी। टाइगर हिल के आगे एक यहाँ पे टाइगर हिल है, और यहाँ पे एक वो आता है, तालाब आता है यहाँ पे, जो रास्ता, वो तालाब, उसको हम परियां का तालाब बोलते हैं, उसको तालाब बोला हुआ है। बाद में इन्होंने नाम उसका इंडिया गेट रखा था। अच्छा उसके ऊपर डिफेंसेस मांगी थी, अच्छा टाइगर हिल के ऊपर डिफेंस मांगी थी और ट्रुप्स मांगे थे। अच्छा। फिर हमें कहते हुए भी तुम्हारी इतनी बात हम कैसे माने कि ये। तो ये आपको कैसे पता था कि ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे अटैक करेंगे? इंटेलिजेंस तो एक बात है सर, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना, उसमें ज़्यादा मतलब समझदारी है ना, वो वहाँ पे है। वो है। तो ये आपको कैसे पता चला कि भाई यहाँ पे हम ये आपको ऐसे? एक सिंपल से इसकी बात बताते हैं। हाँ आप अपना ब्लड टेस्ट जाके यहाँ करवा दे तो टेक्नीशियन आपको करके दे देते हैं ब्लड टेस्ट, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर फिर वो उसको सोच के बताता है कि इसको ये बीमारी है। इसी तरह से जिस ऑफिसर ने ग्राउंड पे नौकरी की हो, उसको पता होगा कि अगर ये एरिया जाना हो तो ये मेरे को पकड़ के रखना पड़ेगा, ये जाना हो तो ये पकड़ के रखना। जब उसने द्रास पे आना है तो सामने टाइगर हिल जो है वो जाएगी, उसके टाइगर हिल को रास्ता जो आ रहा है तालाब के थ्रू, वहाँ पे डिफेंस, तो मैं उसको टाइगर हिल तक आने नहीं दूंगा। टाइगर हिल पूरा देख रही थी आपने, ये जो रोड है ना, ये पूरा इसको देख रही थी। इसके अलावा एक हमने यहाँ पे फालतू बोल जाओ, यहाँ पे फायरिंग आती थी, हमने यहाँ पे बहुत फायरिंग होती थी ना, तो हमने यहाँ से एक रास्ता बनाया था पीछे से करके, वो भी उसको दिखता था वहाँ से। तो ये वहाँ पे हमें कहा भी तुम इसको वॉर गेम करके दिखाओ, तो एक जांच करके एक्सरसाइज हमने की थी। उसमें हमने वॉर गेम की और प्रूव कर दिया, और उसमें हमने प्रूव कर दिया कि ये होगा। जांच में क्या था, ये पूरा क्या क्या हुआ था उसमें, क्या क्या आपने बताया था? कैसे वॉर गेमिंग होती भी है, सिविलियंस को नहीं पता होगा कि वॉर कैसे गेमिंग ऐसे होती है कि एक दुश्मन का पक्ष लेते हैं, एक अपना पक्ष लेते हैं। हमारे पक्ष में जो जो जगह है भी दुश्मन क्या क्या लेगा, कैसे लेगा, और हम उसके लिए रिएक्शन क्या कर पाएंगे, वो हम उसके अंदर में वॉर गेमिंग करते हैं। एक तरफ दुश्मन का पक्ष होता है, एक तरफ अपना पक्ष होता है। अच्छा, क्या निकल गया है फिर उसमें? तो उसमें निकला आ गया जो भाई ये टाइगर हिल जाएगी, और 5281 जो है वो भी जाएगा, और ये जो पीछे तालाब एरिया ये भी जाएगा। और ये सब फिर हमने जनरल साहब को बोल दिया, कहते ओके। फिर हमने उनको लिख के दे दिया, फिर पूछा उनको भाई ओके हो गया भाई बोलो, फिर कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और ये कब हुई थी एक्सरसाइज? ये एक्चुअली क्या हुई थी कि सितंबर अक्टूबर 98 में हुई थी। 98 में? 98 में जनरल साहब वहाँ बैठे हुए थे। फिर जनरल साहब को हमने बोला मैं आज बताता हूँ, कल बताता हूँ, वो करते करते उन्होंने फिर वो नहीं कोई जवाब दिया। फिर हमने लिख के डालना शुरू कर दिया उनको। फिर उसका भी डॉक्यूमेंटेड है पूरा लिखा हुआ? नहीं तो मैं बोलूँ मेरे को मार देंगे, वैसे थोड़े छोड़ेंगे। हाँ। मैं गलत बात बोल ही नहीं सकता, जिसका डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है मैं बोल नहीं रहा हूँ। वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव है बहुत, वो तो एक्सप्लोसिव तो है। तो ये जब वहाँ पे हमने इनको लिख के, फिर एक 30 जनवरी की चिट्ठी है, उसमें उधर लिखा है इनको कि ये इतने हमारे को डिफेंस चाहिए। फिर मैं जाके जीओसी को प्रेजेंटेशन दिया फिर से कि क्यों जाएगी ये चीज़ें, जल्दी से मेरे को डिफेंस दे। फरवरी में? जनवरी में ही। और 30 जनवरी को और शायद वो चिट्ठी एक लिख के गई थी। अच्छा। उसमें भी हमको कहाँ कहाँ चाहिए डिफेंस, वो ब्रीफिंग के बाद गई थी। और उसके बाद कुछ हुआ या नहीं हुआ? वो 30 जनवरी चिट्ठी का जवाब 3 मई को आता है मेरे को, जब लड़ाई शुरू हो चुकी है। और मेरे को वो चिट्ठी मिलती है तकरीबन अबाउट 6, 7, 8 को मिलती है कि आपकी ये जो डिफेंस की मांगी है आपने ये बहुत फालतू मांग चुके हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है डिफेंस की। ये मई में लिख रहे थे? ये इतने साल महीनों के बाद फिर 3 मई की साइन की चिट्ठी मेरे पास है। मतलब जब लड़ाई शुरू हो चुकी है वो चिट्ठी अब तब 3 मई को लिख रहे हैं, तब ये लिख रहे हैं कि जरूरत नहीं है। है। इतने दिन चुप रहे बिल्कुल।
लेकिन ये देखो ना, तब भी ये लिख रहे हैं कि जरूरत नहीं है लड़ाई होने के बाद। 3 मई को डाली चिट्ठी में 6-7 को पहुंची कि जीओसी ने सब कुछ समझ लिया, देख लिया। ये जीओसी ने देखी है चिट्ठी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं, जब आपको मेंटेनेंस स्टोर दे रखे हैं, उससे डिपेंड अपना कर लो जो कर लो। सर 29 या 30 जनवरी की हमने मेजर जो थे मनीष भटनागर जी, उनके साथ भी एक इंटरव्यू किया था। उनका भी एक जो रिपोर्ट है 29 या 30 जनवरी का ही है, आई थिंक, जो उन्होंने भेजा था कि ये पॉइंट जो था 0.5770 पे उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे दुश्मन की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे यार कैजुअल्टी भी हुई थी 5, जो हमारी 29 या 30 जनवरी की बात है। तो ये आपको उस समय पता था ये सब? नहीं, ये एक्शन जो मनीष का था, हाँ, मेजर भटनागर का, वो पहले इंट्रूजन सियाचिन ब्रिगेड में हुई। ठीक। वो मेरे को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये बटालिक का एरिया से एक 9 महार यूनिट यहाँ रखी हुई थी। जीओसी कह रहा था इसको मैंने हटाना है पीछे। मैंने कहा मैंने इसको हटाने नहीं देना है। फिर 26 मराठा मश्क इधर में द्रास के एरिया में बैठी हुई थी, मशकों का ये संभाल के पूरा। वो कहते मेरे को ये भी वापस चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, यहाँ लड़ाई शुरू हो रही है। वो जो मनीष का जब एक्शन हुआ है, इन्होंने ये बताना मेरे को बंद कर दिया कि उस तरफ इंट्रूजन हो गई, क्योंकि आपने ये निकालने नहीं दी नहीं थी। तो निकालने नहीं देगा ये। यहाँ पे क्यों हुई, यहाँ पे क्यों नहीं हुई? वो पहले आर्टिलरी वहाँ वो डिप्लॉय हुई, इंट्रूजन वहाँ हो गई। ठीक। वो मनीष भटनागर चूंचा करता रहा, काफ़ी चिल्लाता रहा, वो उसको उसकी किसी ने माने नहीं। उसके सीओ को भी मालूम था, ब्रिगेड कमांडर को भी मालूम था। और इन्होंने मेरे को बताना वहाँ पे पाकिस्तान के बड़े बड़े लोड्स फेंके उनके हेलीकॉप्टर ने आके, वो भी मेरे को नहीं मिले। उसके बाद फिर ये चोर बाटला की मैं बता रहा था आपको बात, चोर बाटला की दोनों ये जो हाइट की वो हमने पकड़ रखी थी, वहाँ पे पोस्ट थोड़ा पीछे थी, 1 घंटा लगता था ऊपर चढ़ने के लिए। ऊपर मैंने जो राइट उसकी हाइट और लेफ्ट पकड़ रखी थी, एक मिस्टर यादव थे डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ के, उनको मैंने बड़ा मोटिवेट करके, बड़ा अच्छा इंसान था वो, वेरी गुड फाइटिंग सोल्जर। वो मेरे को बोला कि वो खाली कर दो, तो हम पहले भी खाली करते हैं। मैंने कहा नहीं, खाली नहीं करनी। मैं बोलते नहीं खाली कर दो, मैं चुप रहा, मैंने खाली नहीं की। अगर वो खाली कर देते, उन्होंने मेरे ये जो रास्ता जाता है ना चोर बाटला से नीचे, ये सड़क जा रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे ब्रिज थे 3, ब्रिज गार्ड भी 9 महार के थे, वो भी निकाल दिए इन्होंने। यहाँ से लेके चोर बाटला से ले और पीछे से अचन के चले जाना था दुश्मन, पूरा कटक कर देते हैं। वो मैं 3 दिन के लिए घर आया था, हमारे घर में कोई ज़रूरी बात थी, 3-4 दिन के लिए। उतनी देर में उसने डिप्टी साहब को बोल के ये हटवा दिए और बोला कि वो ऊपर चोर बाटला खाली करो। वो तो मैंने हुक्म कर दिया कि वो खाली नहीं होगा। तो ये पूरा खाली हो गया। अगर ये खाली हो जाता, चोर बाटला खाली हो जाता, तो यहाँ से पूरा वो तो कार में बैठ के जा सकते थे, इतना बढ़िया। मतलब ले भी गया था अभी वो तो जब ये तो फिर चाइना और ये मिल जाता है वो एकदम। तो फिर तो हो भी सकता है। अभी ये और ये सियाचिन आउटफ्लैंक, सियाचिन का फिर ट्रायंगल हुआ, गला दब जाना था। यहाँ से बीच में से रास्ता जाता है एक और, वो आपको कहीं वो उस ब्रिगेड वाले बताएंगे। 0.5770 की आपने बात की और आपने एक्सप्लेन तो कर दिया कि कैसे अटैक होता है, दुश्मन कैसे अटैक करता है आर्टिलरी के साथ, सबसे ऊपर से फिर नीचे जाता है। पर आपने ये बोला कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आई जो मनीष भटनागर जी ने रिपोर्ट किया था 30 जनवरी को। तो ये बताइए कि अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती आपको, 30 जनवरी को पता चल जाता कि ये यहाँ पे हमारी कैजुअल्टी भी हुई है, यहाँ पे दुश्मन आ चुका है, तो आप क्या करते? ये इन्फॉर्मेशन हमारी मिलती तो मैं जो ये बटालिक से 9 महार को नहीं निकालने देता, ये खाली नहीं करने देता, समझे ना। अगर इसको खाली नहीं करने देता तो यहाँ पे दुश्मन यहाँ फेल हो जाना था। जब यहाँ पे फेल होना तो मैंने यहाँ से भी आगे तो भेज देने थे ट्रूप्स। तो मतलब हमारे जो स्प्रेड आउट हो गया, यहाँ पे भी लड़ रहे हैं, यहाँ पे भी लड़ रहे हैं, वो कम से कम कंसंट्रेटेड हो जाता। नहीं, हमने अब फिर अटैक, अगर हमारे जहाँ पे मैंने डिफेंस मांगे थे और हमको अगर ये प्रायर इन्फॉर्मेशन देते रहते तो कौन सी, अगर टाइगर हिल के ऊपर बंदे बैठे होते हमारे, उसके अगर तालाब पे 8 बंकर होते, 5608 में जो हमारे
8 और 8 16 बंकर वहाँ मांगे। अगर वहाँ पे होते तो कहाँ पे आना दुश्मन ने। वो छतरी में लेके थोड़ी आके बैठ जाएगा, उसको जगह चाहिए बैठने के लिए, कैप्चर के लिए। तो ये बात है। दूसरी मैं आपको एक छोटी बात, बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन फिर मेरे को कब मिली कि मेरे को बोलते हैं कि एक कर्नल शर्मा था जो हमारी सिग्नल का था, जो दुश्मन की जो खबर जो रेडियो सेट पे बात करते हैं या कुछ, वो उसको इंटरसेप्ट करता था। अच्छा। उनका एक कैप्टन शर्मा था मेरे पास यहाँ पे भेजा गया। जब मैं बहुत चिल्लाया मेरे को भेजो, एक सेक्शन भेजी थी, डिटैचमेंट भेजी थी। वो बच्चे ने इतना अच्छा काम किया, हमें सब पता होता था कहाँ से दुश्मन की गन फायर करेगी, कितने राउंड फायर करेगी, हमारी कौन सी जगह पे गिरेंगे। हम पहले तैयार होते थे। उन्होंने उसको भी निकाल दिया, उसको भी नहीं कोई मेरे ख्याल मेडल वगैरह कोई मिला, कुछ भी नाम ही नहीं सुना बाद में उनका। तो मेरे पास ढेर लगा दिया, कहते ये ले लो खबर, इतनी है। वो फिर बैठा बैठा मैं शाम को ना सोने के बजाय रात तक देखता रहा उसमें इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली कि यहाँ पे इतने वो लोड वहाँ पे पाकिस्तान ने फेंके हैं और पोस्टें आई यहाँ पे। अच्छा। तो तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी। अच्छा, एक और हम आपको बताएं बात, हमारा जो कोई भी कांटेक्ट कोर हेडक्वार्टर के साथ नहीं था। द्रास के यहाँ पे एक ट्रोपोस्कैटर बोलते, बहुत बड़ा एक एंटेना होता है, वो लड़ाई के पहले ही दुश्मन ने जला दिया। इन्होंने उसकी कोई इंक्वायरी छुपा दी, उसी से हमको सिर्फ कोर हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन बात होती थी। कैसे छुपा दिया? अब बताओ कौन सी किताब में आपने पढ़ा है या कौन सी फिल्म में देखा? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसे इतनी बड़ी चीज सुनो, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका हमारे पास कनेक्शन ही कोई नहीं, बताया ही नहीं, हम तो बात ही नहीं हो पा रही। बात किससे करूं? इससे भी नहीं हो पा रही क्योंकि मेरे एरिया में आके ये लोग बैठ गए, इनसे भी मेरी बात नहीं, वो लाइनें कट गई हैं। तो ये तो मतलब ये बहुत ही मतलब क्यों कोई ऐसे करेगा? मतलब इसको हटा दिया, बोल रहे हैं यहाँ से हटा लो, यहाँ से बोल रहे हैं यहाँ से हटा लो, तो ये क्या मतलब देश के डिफेंस का वो हो रहा है या क्या हो रहा है? ये मतलब क्या है ये तो उसी का तो जवाब मांग रहे हैं हम अभी। वो तो चलो एक तरफ है। अभी जब ये हम इधर क्रॉस करते 5108 जो मैंने कैप्चर किया था, ये पाकिस्तान के पास कैसे चला गया? ये कब चला गया हमारे? मैंने ये कैप्चर किया था 1981 में, जिसके लिए गैलेंट्री अवार्ड मिला है। तो ये यहाँ पे कैसे पाकिस्तान के पास चला गया वो कोई जर्नल नहीं बता रहा। ये अभी पाकिस्तान के पास है क्या अभी भी? और जब मैं यहाँ जा रहा था वापस टेक ओवर करने के लिए कारगिल को, तो यहाँ से फायर आ रहा है हमारी गाड़ियों के ऊपर। हमने कहा ये क्यों है? कहते हो 5108 तो अपना है, तो मैंने कैप्चर किया था। हाँ। कहते नहीं साहब ये दुश्मन के पास है। वो तो 100 के हिसाब से बंकर बने हुए हैं, और वहाँ पे उन्होंने वो गन लगा रखी थी, AD गन L70। वो हमारे 14 किलोमीटर एरिया में रोज एक न एक आध गाड़ी बंदे मार देते। अच्छा, तो वो ये कब गया उनके पास? हमें ये तो जर्नैल बताएंगे। आज तक नहीं पता चला ना, पता ही नहीं चला कब गया ना। सर ये क्या मतलब, ये ऐसे हो रहा है क्या? हो रहा था क्या देश का डिफेंस? अब पता ही नहीं है तो कि कब क्या कौन सी चोटी कहाँ चली गई। अच्छा, अभी आगे सुनिए। ये 5108 के बीच में ये जो जगह एरिया है इसको शकमा कहते हैं। अच्छा। हम इसको शकमा बॉल बोलते हैं, मतलब ऐसी बीच वाले दोनों, ये पहाड़ी है यहाँ पे। अच्छा। ये पहाड़ी एरिया है और ये भी पीछे पहाड़ी है पूरा। ठीक। तो ये इसका रास्ता जो आता है वो सिर्फ गुलतारी से होके बुरदिल बाईपास से आता है। ठीक। बुरदिल बाईपास से फिर इसके पास सामान आता है, और यही फिर उसको आगे 5108 तक आता है। ये जो ये शकमा बाउल में बुरदिल बाईपास सिर्फ 3 महीने के लिए खुलता है, क्योंकि हाइट पर है। तो उसके बर्फ़ भी उसमें जब खुलता है वो तकरीबन जून का एंड हो जाता है, और सितंबर में वो बंद हो जाता है। तो वो गाड़ियां जो आती हैं लिमिटेड गाड़ी आ सकती है। अगर उन्होंने एकदम से 2 ब्रिगेड और लाने हों तो वो आसान नहीं है। तो ये क्या 4-5 साल लगे इनको। ये बुरदिल बाईपास के थोड़े से बंदे ले आए, अंदर बिठा दिए, उनकी बैरक बना दी, उनकी गन पोजीशन बना दी, उनका अम्यूनिशन लोड कहाँ
डंप बना दिए, वो सब बनता रहा उनका। 4-5 साल? ये तो मेरा नॉर्मल अंदाजा बता रहा हूँ। जितनी स्ट्रेंथ आई वहां पे, बाद जितना में आ हाँ, सकती है हर आ साल, सकता है। उस हिसाब उसमें से। मतलब 5-7 गाड़ियां डाल दी भर के, 5-7 गाड़ियां डाल दी, को बंदे डाल दिए, वो काम जैसे लेबर आ रहा है लेबर करता रहा, काम तो चला गया। ये हमारे पास था इन्फॉर्मेशन, आर्मी हेडक्वार्टर के पास, क्या? ये कितने लोग आ रहे हैं हर साल? नहीं, हर साल का तो पता ही नहीं चला? नहीं, वो हमको कैसे पता चले, वो थोड़े थोड़े बंदे आ रहे हैं नॉर्मल मूवमेंट और लग बन रहा। गया अंदर वो। इसके अंदर में फिर ये जो द्रास के सामने ये जो अटैक आया वो इधर से आया, लेकिन ये शकमा बाउल जो है इसके अंदर और कहीं से एक यहाँ से आता है ऊपर से, शर्टिंग एक जगह है यहाँ से, इस ओल्थिंगतांग शर्टिंग, उसके अंदर में एक बार जीप भी देखी गई है, जीप आई बड़ी मुश्किल से पत्थरों में होके, लेकिन एज ए मेन रूट वो नहीं खुला है। तो मतलब आपका कहना है कि इधर से ही आए होंगे सारे आए ज्यादातर ट्रूप्स, इधर से, और वो भी 4-5 साल में। और निकलने का कोई रास्ता नहीं था, यही एक तरीके से लोग थे वो यहाँ? यहाँ पे इन्होंने आके, उन्होंने हमला तो यहाँ करना था ना, हाँ। हमला यहाँ करने का बनाया हुआ, समझे कि नहीं? अभी आपको चोर बाटला वहाँ जाएगा, ये कारगिल का गैप वो पकड़ लेंगे बटालिक वाला, और यहाँ से लेके ये द्रास और जोजिला बंद ये कर देंगे कट। अब मेरे को तो ऐसे दिख रहा था, और वो बोलते हैं नहीं हम तो जू बनाएंगे वहाँ पे, वो ये करेंगे वो। और एग्जैक्टली जैसे आपने वॉर गेम किया, बिल्कुल वैसे जैसे आपने पहले लिख के ब्रीफिंग में दिया, एग्जैक्टली वही प्ले आउट हुआ। वही प्ले आउट हुआ। जब कोर कमांडर को पता लगा कि यहाँ कुछ हो रहा है, जनरल किशन पाल को, तो उनने जोजिला से यहाँ पे अपनी 3 पलटन, उसकी जो एक ब्रिगेड है 79 ब्रिगेड, ये कारगिल रिव्यू कमेटी में लिखा हुआ है, ये मैं ऐसी कोई छुपी बात नहीं है ये। तो उनके जो बटालियन कमांडर और ब्रिगेड कमांडर यहाँ द्रास में भेजे कि भाई यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। वो बोलते यहाँ पे हम रेकी अंदर 3 पलटने लेके जाते हैं अंदर, उसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो उसको रेकी फोर्स बोलते हैं, जो कि कारगिल रिव्यू कमेटी बोल रही थी, रेकी फोर्स, और दूसरा है कि उसको स्पॉइलिंग अटैक बोलते हैं, कि दुश्मन के हमला करने से पहले उसके अटैक के अंदर अटैक कर दो, वो उतल पुतल हो जाता है, अटैक नहीं आ पाता। जनरल मलिक साहब ने क्या किया कि जब कोर कमांडर की पूरा सब कुछ तैयार हो गया अटैक के लिए, सब कुछ तैयारी हो गई है, अटैक जाने के एक शाम पहले उसने बोला नहीं अटैक नहीं जाएगा, कैंसिल कर दिया। भाई क्यों? अटैक कहाँ जाना था? अटैक जाना था ये जहाँ से दुश्मन का अटैक टाइगर हिल के आगे वाले एरिया से आना, यहाँ पे बाउल में, बाउल के थोड़ा इस तरफ, अच्छा यहाँ पे। तो ये रेकी टाइप्स का था। कितने सोल्जर जाने होते हैं इसमें? वो नहीं मैंने आपको पहले बताया ना, एक पूरा ब्रिगेड लाए थे कोर कमांडर। अच्छा, वो ब्रिगेड पलटने पीछे थी। तो 3-4 हजार लोग जाते हाँ अटैक करने, हाँ या एक तरीके से रेकी करने? रेकी नहीं, अटैक, उसको स्पॉइलिंग अटैक अटैक ही हो जाता है वो। हाँ, हाँ वो रेकी और वो अटैक तो अटैक ही है। ठीक। तो उसके बाद ये इतना खून खराबा नहीं होना था। अच्छा, जनरल साहब ने क्या किया, जनरल मलिक ने, उन्होंने ये तो एक तो ये अटैक निकाल दी, वो रोक दिया अटैक। कोर कमांडर को बड़ा गुस्सा था इस बात पे, कृष्णपाल जी, कृष्णपाल को, और उसने क्या किया, जो पलटने थी ना इसको, ये पलटने और ब्रिगेड को वापस इस तरह भेज दिया। अरे भाई अगर इतना उस कोर कमांडर कुछ कह रहा है तो कम से कम एक बटालियन तो छोड़ दो यहाँ पे। हाँ। जब हमला होगा कम से कम टाइगर हिल एरिया वगैरह में हम रीइंफोर्स तो करेंगे। कुछ नहीं हुआ। जब वो पूरा मश्को पकड़ लिया उन्होंने, टाइगर हिल पकड़ लिया, 5353 पकड़ लिया, जब जाके टोलोलिंग पकड़ लिया जो मैं बोल रहा था ये जाएगा, तब जाके फिर उन्होंने ये ब्रिगेड लाया। और इतना खून खराबा यहाँ पे हुआ, इतनी जो कैजुअल्टीज़ हुई हमारे, ये जो 527 जवान शहीद नहीं हुए। नहीं, ये जो ऑफिसर इतने यंग बच्चे और यंग जवान, ये सब यहीं पे शहीद, ज़्यादा तक यहाँ पे शहीद हुए। तो उनका जो एम था सर, वो ये कट करना था जोजिला तक, और उसके बाद फिर कोई एंट्री नहीं थी हमारी, और इधर से ये पूरा कट कर देते। देखो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है, स्टाफ कॉलेज में सिखाते हैं हमको कि भाई जहाँ पे आप रीइंफोर्स नहीं कर सकते हैं
यह बॉटल नेक है जो दुश्मन बंद कर सकता है, जैसे यहाँ जोजिला था। तो उसका सामान पहले ही वहाँ पे आगे लगा दो। उसके लिए जो गन पोजीशन है, गन पोजीशन बना लो, उसकी जो गंद के एमिनेशन डंप हैं वो अपना खाना पीना उतने दिन जब तक के मेन वो बॉटल नेक हम खोलते नहीं। तो ये तो एक बिल्कुल अनपार्डनेबल एक्शन है। ये इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। ये कारगिल रिव्यू कमेटी में लिखा है। इन्होंने कारगिल रिव्यू कमेटी को डिटेल बताया ही नहीं। क्या क्या छुपाया? सभी कुछ छुपा। ये जो गैप थे, इनके डिफेंस कहाँ थे, उनको बताया ही नहीं। और 28 डे जो है उधर था, वापस क्यों नहीं आया? ये जो शकमा बॉल वाला जो आपने कहा, सारी कहानी यहाँ पे आती है। मतलब शायद एक भी ना मरता, बिल्कुल नहीं होता, एक भी जवान शहीद नहीं होता। नहीं होता अगर हमारा अटैक पहले चला जाता। तो ये बताइए कि ये आप डेट बताना शायद भूल गए उसमें, कि ये कौन से महीने में हुआ था? 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक वहां थे वो। अक्टूबर 45 दिन 1998। 98। तो अगर वहीं पे खत्म हो जाता तो ये युद्ध ही नहीं होता। युद्ध ही नहीं होता था। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन है कि क्यों नहीं हुआ, ये क्यों रोका गया? ये इसीलिए तो मैं पीआईएल में गया हूं, क्योंकि अभी पहले क्या है, हमारे लॉ में अपना ऐसा है कि ये उस लॉ में नहीं आ रहा, ये उसमें नहीं आ रहा, ये पीआईएल में नहीं आ रहा, ये स्पेशल लीव में नहीं आ रहा, ये वो जो ये एएफटी का एक्ट है उसमें अगर कोई हम उसको लिए पॉइंट रेज करते हैं तो टेम्पररी जो उनका डिसीजन है उसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो बैठे रहो, फिर तो 20 साल में डेट पड़ेगी। अगर हम जो हैं उनकी फाइनल जब हो जाएगी, मेरे को अभी लड़ते हुए हो गए कोई 22-25 साल तो हो ही गए हैं कोर्ट में, एएफटी में, और दिल्ली वाले से लेके फिर इधर से वो दिल्ली हाई कोर्ट से लेके यहाँ तक, यहाँ भी 15 साल से ऊपर हो गए। चंडीगढ़ एएफटी, चंडीगढ़ एएफटी में। अभी अगर इसमें अगर फाइनल डिसीजन में फिर हम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वो एक्ट जो है वो है ही ऐसा बना हुआ, उसमें कोई रिलीफ नहीं है, वो सबको पता है। अब जनरल मलिक का इतना अभी भी उसके ऊपर ये कंट्रोल है, मिलिट्री जो लॉ वाले हैं। तीसरी बात एक और बताता हूँ आपको मैं, हमारे इसके लिए कारगिल के रिजर्व के लिए एक डिवीज़न आता है। उस डिवीज़न का जो कमांडर था वो पहले यहाँ ही ब्रिगेड कमांडर था मेरे से पहले। उसको कारगिल का अच्छी तरह पता था। बोला ये नहीं ब्रिगेड, ये डिवीज़न नहीं जाएगा कारगिल में। वो कौन सा डिवीज़न जाएगा? वो अपना डिवीज़न लेके आया जिसके अंदर इसके अपने बंदे थे। वो डिवीज़न को 8 माउंटेन डिवीज़न को ला के वो यहाँ पे लाया। उन्होंने क्या किया, आते ही पहले तो हमने क्या किया, दुश्मन को यहाँ पे बॉटल अप कर लिया था। दुश्मन के पीछे मैंने एक पलटन से एक कंपनी कम उतनी दुश्मन के पीछे डाल दी थी। वो लेफ्टिनेंट भट्टाचार्य ने, इतना बहादुर जो लड़का ग्रेनेडियर्स का था, उसके नीचे पहले तो 2 कंपनियाँ उसकी डाली लद्दाख स्काउट की, बाद में नागाज की कंपनी, उसके पीछे दुश्मन के पहुँच गए। इस तरफ से सूबेदार नियाज अहमद था, उसकी पेट्रोल ने यहाँ से बंद कर दिया, और इधर से हमने जाके ये सारा पकड़ लिया। वो जो नए आए जो डिवीज़न कमांडर, कौन थे वो? जनरल पुरी, और उनका एक ब्रिगेड कमांडर था जनरल ब्रिगेडियर ऑल, वो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बना है। कौन? ऑल, अच्छा, उसका नाम ही ब्रिगेडियर ऑल था। उसने ये सारे निकाल दिए। मैंने मतलब लड़ाई के बीच में, इंक्लूडिंग जो मैंने यहाँ पे बटाले के अंदर भी जो मेरे एक कैप्टन देसाई, सूबेदार सुलक्षण सिंह, देन कैप्टन सांगवान, इन्होंने कितना काम किया इन मेरे बच्चों ने, ये बड़ा दुख होता है। और ये जो बजरंग एरिया में जहाँ पे कालियाबाद में गया था, उसके पहले उसको दुश्मन की विल तोड़ने के लिए कैप्टन मैं नाम भूल मेरे को, वो बहुत बहादुर था, उसको बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए था ये सबको। उसके बाद जो ये
ये 0.5353 के पहले जब टाइगर हिल के पहले वहाँ पे सूबेदार निर्मल सिंह उसने नहीं छोड़ा, उसके ऊपर इतने काउंटर अटैक आए। अगर वो कैप्टन कर्नल शेर जिसने हमला किया था, अगर वो सूबेदार वहाँ से अपना हमारा 8 सिख का था वो निर्मल सिंह वो छोड़ देता तो टाइगर हिल रीइंफोर्स हो जाने से हमसे निकलने नहीं थी। बाद में बहुत बोलते हैं हमने ये टाइगर हिल ले लिया, वो ले लिया, लेकिन जिसने छोड़ने का उसको सबसे बड़ा इनाम मिलना चाहिए था। तो ये एक ही नहीं है, वो मैंने भट्टाचार्य बताया, एक लेफ्टिनेंट लेके बैठा हुआ है पलटन और उसने पीछे दुश्मन को घेर रखा है। दुश्मन को समझ नहीं लग रहा था किधर निकलूँ मैं। उधर जो सुरवे की एम्बुश हुई, वो सांगवान फाइटिंग कर रहा है, कैप्टन देसाई फाइट कर रहा है, एक मेजर जैन था और भी अभी नहीं, आप आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं मतलब ये तो अभी कितने 25 साल हो गए, थोड़ा सा हेजी भी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इन लोगों ने बचा के रखा है, तो इन्होंने उसमें से सारे हटा दिए। तो इनको ये आपने मतलब इनके आपके अंडर में थे ये, और जब हमने सब कुछ ब्लॉक कर दिया था। हाँ, दुश्मन यहाँ आ चुका था, हाँ, द्रास पे आ चुका था 2 जगह, और इसमें आ चुका था, बटालिक में आ चुका था। ठीक है ना। ये जो है ये सब एक बंजू नाम की जगह है, उसमें से सूबेदार सुलक्षण सिंह ने उनको पीछे भेजा और कैप्टन देसाई ने यहाँ पे ब्लॉक लगाया। 0.4210 कुछ ऐसा को पॉइंट था ये, और यहाँ पर यहाँ से इनको पीछे फेंका गया द्रास में। उसके जो आगे बंदे आए थे हमने उनके बीच में अपने बंदे डाल दिए यहाँ पे, फिर ये छोड़ के भाग के फिर टोरलिंग में चले गए। इधर वो 0.535 टाइगर हिल से नीचे आ गए थे, हमने पीछे दे के वो दोनों के बीच में गैप हो गया था, उसमें अपने बंदे डालिए, तो वो भी निकल के वापस टाइगर हिल में घुस गए। फिर ये रास्ता खोला हमने, मैंने फिर दुजीला पकड़ लिया, दुजीला खोला जल्दी से, फिर दुजीला से ये पूरी यहाँ पे आके ट्रुप्स आए और यहाँ से भी दुश्मन को हटा दिया मैंने, सड़क के ऊपर कहीं दुश्मन नहीं छोड़ा। और इनाम में फिर आपको 9 जून को चल घर, आपको भेज दिया, घर पे जाओ। जाओ नहीं, वैसे वहाँ से मेरे को मतलब वहाँ से भेज बहुत दिया, हैरास किया। जो आप कह रहे हो कि हरासमेंट, क्या क्या हुआ? 9 जून से पहले तो मैं यहाँ से बोला तुम उधर चले जाओ, ये उन्होंने ये खाली कर दिया। तो आपको कहाँ, मतलब ये काक्सर से यहाँ आगे? से इधर जाओ, फिर बोलते कि ये बजरंग पोस्ट पे हमला करो। बजरंग पोस्ट किधर होगी यहाँ पे? मतलब यहाँ इस साइड है ना, उससे नीचे यहाँ पे ये काक्सर के ऊपर यहाँ पे। अच्छा। ये 0.5108 के साथ में इधर जब आया अटैक, तो पहले ये द्रास एरिया का कमांडर था 70 ब्रिगेड कमांडर देविंदर सिंह। वो आए थे सितंबर अक्टूबर में आ गए। उनको यहाँ द्रास देने के बजाय उनको जाके ले के पास एक यहाँ बिठा दिया, कुछ नहीं कर रहे थे। तो मेरे को बोला तो ये देखता रहा इसको, अभी यहाँ से लेके वहाँ ये पूरा मिला के अगर LOC के साथ में चलेंगे तो 227 किलोमीटर बनता है। वैसे ऐसे डंडे की तरह देखोगे तो 160 बनता है ऊपर तो, नीचे। हाँ, तो उसको फिर ये जिस दिन 23 अप्रैल को यहाँ पे लेके आए उसको यहाँ पे, और उसको बोला कि 1 मई से आप जिम्मेदार हो जाओगे इस द्रास के। मुझे बोला अभी वो आ गया, अभी वो आप जाओ। वो 1 मई 9-10 तारीख को यहाँ पे जब वहाँ पे अटैक शुरू हुआ 3 तारीख को यहाँ पे, तो मुझे तो उनको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता 3 तारीख का। हमारा एक सोर्स था, पेड सोर्स था, उसको पैसे देते थे हम, वो दुश्मन को बारे खबर लाता था, अंदर से भी ले आता था दुश्मन के। उसका बहुत वो 97 में भी 96 में भी आया था। उसको ऊपर पाकिस्तानी मिले थे, पाकिस्तानी मिला, अगले साल हमको मिलना है यहाँ पे। ये इस जगह की बात है, इस जगह में। अच्छा। वो जब 97 में वहाँ पे गया तो नहीं आए पाकिस्तान। 98 में जब वो ऊपर कहीं घूम रहा था तो उसने देखा कि काली काली वर्दी में बहुत सारे बंदे खुदाइयाँ कर रहे हैं। फिर उसने इन्फॉर्मेशन आके यहाँ हमारी बटालियन को दी
बटालिक में? बटालिक में उन्होंने हमको दी, हमने कहा फटाफट पेट्रोल डालो। पेट्रोल सुलक्षण सिंह की, सूबेदार सुलक्षण सिंह पहला गया, बाद में कैप्टन देसाई, और फिर गढ़वाल के एक मेजर जैन, इस तरफ से हमने फिर वो एक्शन किए थे। अभी वहाँ पे जब ये एक्शन शुरू हो गया तो जीओसी कहता है कि अभी आप बंद कर दो। मैंने पीछे हटा दिया उनको, दुश्मन को, सड़क खोल दी। वो मेरे को कहता है कि मैं अभी छोड़ दो वहाँ पे, अभी मैं कमांडर 70 को बोलूँगा ये यहाँ पे हैंडल करेगा। मैंने कहा ये तो गलत बात है, आपको मैंने बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट द्रास है। हाँ। ये जाए तो हमारा बंद हो जाएगा सब कुछ। ये अगर चला भी जाए, ये आप देखिए इधर, ये अगर चला भी जाएगा तो हमारे पास यहाँ से जाके यहाँ से यहाँ रास्ता है। ये कोई, इसका कोई खास मतलब नहीं है। तो आप इसको मत छोड़िए, ये कमांडर 70 को मत वहाँ से उठाइए, मुझे मत बताओ कैसे डिवीजन कमांड करते हैं। मैं क्या, मैं तो यहाँ तो। कौन थे? हमारा जीओसी बुधवार। तो वो जी इसने कमांडर 70 ब्रिगेड यहाँ से उठ के अपना BMCM लेके यहाँ पहुँच गया। बटालिक उसका एरिया ये। वो कर क्या रहा था इतने 1 साल से वहाँ बैठा, जब यहाँ भी आया उसको 20 दिन हो गए। वो कहता है मैं तो जी टेक ओवर कर रहा था। टेक ओवर क्या, बोझ उठा रहा था। वो कमांडर को 4 दिन होते हैं टेक ओवर के, तो टेक ओवर करना ही कुछ नहीं था। वो पहले पलटन तो ग्राउंड पे थी। किसको हैंड ओवर करके गया वो? कुछ भी नहीं। वो यहाँ खाली करके दुश्मन के लिए बोल के और यहाँ चला गया। और जब यहाँ चला गया, मैंने ब्रिगेड कमांडर कहता है, जीओसी कहता है यार वो तो अभी द्रास में आ रहे हैं सारे दुश्मन, तू जा वहाँ पे। मैं क्या, मैं तो चला जाऊँगा। मैं क्या वहाँ गुलेल मारूंगा या पत्थर मारूंगा उनके? सारे ट्रूप्स तो निकाल दिए तुमने वहाँ से, तू जा यार, तू जाओ वहाँ पे। कुछ नहीं था हमारे पास वहाँ पे। वो वो हैंड टू हैंड चला ना काम, वो हम ही को पता है। ये अप्रैल की बात है? ये है मई की। मई की? हाँ, 7-8 मई, 10 मई के करीब देविंदर सिंह तो द्रास से निकल के यहाँ बटालिक में चला गया। तो मेरे को भेज दिया द्रास में। मेरे कारगिल में आके बैठ गया जीओसी जनरल बुधवार। हमारा उसके साथ कनेक्शन कोई नहीं, क्योंकि सब कट चुका था, ट्रोपोस्कैटर जल चुका था। मेरे से तो कोई उनका कॉन्ट्रैक्ट, ये जिम्मेदारी मेरी है पूरी। ये द्रास की जिम्मेदारी तो उसकी थी, देवेंद्र सिंह की, अभी मेरे को दे दी है। अभी यहाँ पे मैं जिम्मेदार हूँ, बीच में जीओसी बैठा है, वो अपने आप जिम्मेदार बन गया उस एरिया का। उसके से भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। उसके आगे बटालिक में थोड़े से एरिया में देवेंद्र बैठा हुआ है, और वो क्या एरिया है वो किसी को पता नहीं, कहाँ से कहाँ तक उसका एरिया हो, वो अपना ही जिम्मेदार है। उसके आगे वाले चोर बाटला से लेके वहाँ पे बोला कि तुम्हारा, मेरे डिप्टी साहब थे, बहुत अच्छे इंसान, कर्नल अजीत नायर, वो एक्चुअली बाद में ब्रिगेडियर भी बने थे। वो उनको बोला कि तुम ये कमांड करोगे, लेकिन तुम कमांड किसके नीचे रहोगे? कमांड मेरे नीचे रहेगा। बात कैसे करोगे? कुछ नहीं। ये कन्फ्यूजन के बीच में कारगिल में जब जीओसी बैठा था, तो क्योंकि उसे ने बोला था कि बजरंग खाली नहीं नहीं, बजरंग को ऑक्यूपाई नहीं किया जाए, तो उनके हुक्म से कर्नल जीएस ने जो है वो बजरंग के ऊपर जाके ये पेट्रोल भेजी। अभी फोरजाट के पास कोई बंदे ही नहीं थे, ना कोई अफसर था। वो कहते उसको निकालो। कालिया नया, उसमें कालिया बहुत मेटिकुलस आदमी था, हाथ से भी लिखता था, और वो गुड अफसर, वेरी गुड अफसर। और उनको बोले बंदे नहीं हैं, तो 2 बंदे इधर से, 2 इधर से, 5 बंदे निकाले। बोले तुम जाओ। तो हमने इंक्वायरी में उससे पकड़ लिया उसको। मैं कह, वो कहता है हमने तुम्हारे थ्रू भेजे। मैं, हमारे से तुम्हारा तो कनेक्शन ही नहीं था। तो फिर कहता है नहीं था, तो उस दिन रिपोर्ट निकाली तो कनेक्शन था नहीं। फिर कहता है हमने आपके हुक्म से जो है वो CO फोरजाट को भेजा। कैसे? कहता है हमने भेजा, लेकिन आपको बोला था आप कंट्रोल करना, कैसे करेंगे? फिर वो जब वो गया कालिया, उसको क्या रिपोर्ट आपने हुक्म दिया?
हमने हुक्म दिया था कि रैकी करेंगे बजरंग पोस्ती, उनको पता था उन्होंने खाली कराई है। वो कहते नहीं ये गलत लिखा है, हमने उसको बोला था आगे तक देख के आना, वो कहता नहीं ये तो रिपोर्ट पर तो ऐसे लिखा है। कर्नल कालिया को जब कैप्टन कालिया को जब भेजा तो इनको 5 बंदों के, वो पाकिस्तान तो बहुत बड़ी हैवी उसमें थे, इनको पकड़ लिया उन्होंने, बहुत बेरहमी से मारा इनको। और वो जो तो फिर इनको वो कर्नल अवतार सिंह जो कर्नल जीएस है उसको पूछा भाई तुमने ये तो ऐसे ही लिखा है रिपोर्ट में तुमने, कहता नहीं मैंने जो है उनको जब वो कालिया चले गए तो कालिया को मॉडिफाई कर दिया, रिपोर्ट भी आगे तक देख के आओ। लेकिन उसके पहले तो कालिया से संपर्क टूट चुका था। भाई जब संपर्क टूट चुका है तुमने मॉडिफाई कैसे किया टास्क की? किसको किया मॉडिफाई? किया भी उसको भी रेकी करने के बजाय वो आगे तक देख के आओ। मतलब मॉडिफाई करने का यही है ना कि हाँ, जो आगे जो पढ़ेगा उसको, हाँ, जो उसको हिस्ट्री पास में कैसे हुआ? हिस्ट्री में नहीं, वो कालिया के लिए तो लिखा ही नहीं है ना वो। हाँ। वो मॉडिफिकेशन जो किया गया है वो सौरभ कालिया के लिए नहीं है। वो कहते हैं मैंने सौरभ कालिया को मैसेज भिजवाया, जब उसको बताया भी वो 2 दिन पहले तो 1.5 दिन पहले तो उसका कम्युनिकेशन कट चुका है, तो कैसे वो तुमने मॉडिफाई किया? फिर उसने सोच साच के बोला कि मैंने झूठ बोल दिया। ऐसे बोला? झूठ बोला है? लेकिन जो इंक्वायरी वाले अफसर थे वो कहते ये मत कहो, क्योंकि वो तो सब जनरल बुधवार के जान पहचान वाले थे वो सारे। वो कहते ऐसे मत बोलो, हम लिखेंगे नो कमेंट्स, और वो नो कमेंट्स लिखा हुआ है, ये पढ़िए इंक्वायरी, ये पढ़िए इंक्वायरी। कर्नल कालिया, कैप्टन कालिया जो है वो जब नहीं मिले फिर मेजर कैप्टन भारद्वाज को भेजा गया 30 बंदों के साथ। भारद्वाज इतना अच्छा इंसान था, वेरी गुड बोर्ड ऑफिसर। जब उनको एम्बुश हो गए वो, तो उसने खुद वहाँ पे कहा कि मेरे तो गोलियां लगी हैं, मैं तो मर ही जाऊँगा, लेकिन तुम लोग सब विड्रॉ करो। बहुत जख्मी हो गए थे लोग, तो 3 जवान उसके साथ मरे थे, 2 सब जवान उसके साथ वो वहीं टिके रहे, वहीं वो मारे गए। सौरभ कालिया का जो हाल हुआ है ना, वो मुझे मालूम है कैसे उसकी बॉडी आई है हमारे पास, क्या कर सकते हैं। फिर उस टाइम में मेरे को पहले 2 नागा मिली। अब 2 नागा एक पलटन भेजी, उसके हथियार पूरे थे नहीं, सीओ छुट्टी पे था, और वो जो ऑफिसर ड्यूटी कर रहा था वो कहता सर मैं तो वो सुपरसीडेड मेजर हूँ, मेरी मानते नहीं है। मैं कहा नहीं मानेंगे तो मेरे को बताना, मैं करूँगा ठीक है इनको, तू कमांड कर अच्छी तरह। कभी मैं 2 नाग को यहाँ लगाऊँ, कभी यहाँ से निकाल के 2 नाग की भी 2 कंपनियाँ जो पीछे मैंने दुश्मन के लगाई थी, जब लेफ्टिनेंट भट्टाचार्य के साथ में। बहुत अच्छी पलटन 2 नागा 1 नागा, तो वो फर्स्ट क्लास पलटन A1। तो ये मई में ये चल रहा था। फिर आई 8 सिख को भी मैंने लगाया। अभी मेरे को पता था जब वो आ गए दुश्मन पॉइंट अपना टाइगर हिल से नीचे उतर के पॉइंट 4591 ऐसे कुछ पॉइंट दोनों तरफ है वो उधर आ गए, तो मैंने कहा भी अभी तो सामने एक पिंडरास रिज है, मैं कहा इस पर आ गए तो फिर तो कहानी ख़त्म हो गई मेरी, फिर तो ख़त्म हो गया आगे वाला एरिया। मैंने क्या किया, पिंडरास रिज पे था ही कुछ नहीं, तो आर्टिलरी के बंदे जा रहे डंडा लेके राइफलें लेके तो जा रहे थे। एक हौलदार साहब था, मैं जेसी होता साथ में। मैं क्या कर रहे हो आप? कहते हम रोड ओपनिंग में चलते। मैं कितना अमनीशन है? कहते इतना है। खाना कितना है? कहते कल तक का है। मैं कहा पिंडरास रिज के ऊपर फटाफट चढ़ जाओ, वहाँ पे पटाखा 1-1 2-2 चलाते रहना, मैं बंदे और भेजता हूँ, और खाना अपना खाते रहना, आगे जलाओ वहाँ पे। वो पिंडरास रिज पे बैठ गए लोग जाकर। वो मैंने बचपन में लेफ्टिनेंट था ना जब नहीं होती, एक रोमिल अटैक्स पड़े थे, इन्फेंट्री अटैक्स बाय रोमिल, वो है रोमिल की फ़ोटो, वो मेरा गुरु के समझता हूँ मैं उसको। तो वो उसी हिसाब से मैंने सोचा, मैंने पहले दुश्मन यहाँ आने से 10 मिनट सोचेगा पहले वो, नहीं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था हमारे पास। तब तो पिंडरास रिज बच गया, उसके ऊपर फिर और हमने रीइंफोर्स किया। इतनी देर में वो आ गया अपना डिवीज़न लेके, फिर हमें कहा तुम जाओ तो तुम जाओ। हमको ऐसे कर रहे हैं जैसे हमने ना कोई गलती कर दी हो। अभी उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। इतने मेरे बच्चे मरे हैं वहाँ पे,
इनको यहाँ जवाब देना पड़ेगा इनको। वो कैप्टन पीवी विक्रम बोल रहा हूँ मैं, जो मैं नाम भूल गया था पहले, उसके यहाँ शेल लगा, सिर में से निकल गया था। पहले इसको सियाचिन में फायरिंग करा के आया वो, वहाँ वॉलंटियर होकर मैंने भेजा, बहुत एक्यूरेट था फायर कंट्रोल उसका। उसके ऊपर शेलिंग आ रही थी, वो कहता नहीं सर आप फिक्र मत करो, मेरे सिर पे ही गिरेगा तो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज मेरे को कुछ नहीं होगा। एक राउंड वो 6-8 फीट नीचे गिरा, उसका शेल उसके यहाँ से निकला। बहुत दुख हुआ मुझे उस बात। फिर एक इसके अंदर एक मेरे को बड़ी दुख वाली बात बताता हूँ। एक मद्रासी इंजीनियर था, इंजीनियर का जवान था, नायक, उसका नाम था वेलू। उसको जाना नहीं था साथ में, उसने उनको बना के दे दिए थे, बंकर बस्टिंग के चार्ज बना के दिए थे। उसने कहा ये इन्फेंट्री वालों का दिमाग पता नहीं कितना चलेगा, तो मैं साथ में जाऊंगा, मैं डालूंगा अंदर, कहता वो जा। वो चला गया उसके वो वहाँ पे, बाद में बोलते हैं कि वो वेलू तो कहीं भाग गया या छोड़ के भाग गया, पता नहीं कहाँ भाग गया। बाद में जब बहुत दिनों के बाद में उसकी लाश बंकर के ऊपर मिली हुई, हाथ में उसमें ठोका हुआ उसने वो बस्टिंग चार्ज, तमिल का था वो, उनने तमिलनाडु का नाम ऊंचा कर दिया। और मेजर सेठी था वो उसने बड़ा अच्छा काम किया। इतने सारे आपने नाम बताए, हाँ। ये जो मूवीज बनी हैं, ये जो कहानी लिखी गई है कारगिल की, हमने तो कभी नहीं सुना इन लोगों के बारे में। वो मेरे पास कोई आया आज तक पूछने, किसी ने आज तक इतनी बात बताई है? उनको बहुत बड़े बड़े इनको इनाम मिलने चाहिए थे, सिर्फ जनरल मलिक की वजह से। सबकी शहादत पर इसने, मैं क्या बोलूं, क्या थूक दिया है या हिंदुस्तान। जब ये इंक्वायरी खुलेगी साहब, इसमें बहुत फिर बनेंगी फिल्में, फिर असली फिल्म बनेगी। ये क्या करें अभी, कैसे बताएं। एक बात मैं और आपको कहना चाहता था कि जो मेजर मनीष भटनागर जिसने वो बताया था कि यहाँ, जब उसको भेज दिया, एक कंपनी पूरी उठा के उसको एक एडॉक कंपनी बना के भेज दिया, तुम जाओ देविंदर सिंह के पास वहाँ बटालिक में, और कहा कि देविंदर सिंह ने कहा कि इसने जाके कहा भी मैं कितने 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर चल के आए, 20-25 किलोमीटर का लोड भी है भी, अभी हम थोड़े ब्रेक करके और हम फिर अटैक जाएंगे। तो देविंदर सिंह ने ये कहा कि इसने अटैक करने से ना कर दिया। ऐसी बात नहीं है। मैं सबको ये कहता हूँ, कोई भी शेर अपने आप को समझते हैं कि आपको हम 50 किलोमीटर चला के लाएंगे, पिट्ठू 20 किलोमीटर डाल के हाई आल्टीट्यूड में 10-12 हज़ार 15 हज़ार की हाइट पे, फिर आपको हम सिर्फ एक मनीष भटनागर की तरह नहीं भेजेंगे, हम आपको बोलेंगे सिर्फ आप 200 मीटर चढ़ जाओ ऊपर, हम मानेंगे कि मनीष भटनागर ने सही गलती की थी। तुम एथलीट ले आओ, बढ़िया बढ़िया एथलीट ले आओ, उनको बोलो चल के दिखाओ। आप 35 किलोमीटर चल के हमला करके दिखाओ। फिर अगर वो नहीं है तो उसको क्यों ले आया? वो जो 28 डिव था उसको लाना चाहिए था, उसको पूछना चाहिए, तो उसने ना की है कि ये जाके एक मेजर साहब को डिसमिस कर दिया, वो अभी पता नहीं क्या करता है क्या नहीं कर रहा है। वो अपने अपने पापड़ बेल की ज़िंदगी तो सबने काटनी है। तो वो जो बाद में जब इंक्वायरी हुई तो देविंदर सिंह कहता मैंने तो, मेरे इसने ऐसे नहीं कहा। तो फिर क्या कहा? कहते इम्प्रॉपरली स्टेटेड। व्हाट इज इम्प्रॉपरली स्टेटेड? देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो लॉ। एक अल्टरनेटिव चार्ज बना लेते साथ में। तो इम्प्रॉपरली स्टेटेड, इम्प्रॉपरली मतलब गुस्से से बोल दिया या सलूट मार के नहीं बोला, क्या है? व्हाट इज इम्प्रॉपर? सही बात तो सही बात है, लेकिन उसकी तो खत्म हो चुकी है जिंदगी, दैट्स ऑल। सर बहुत अनफॉर्चुनेट है, मतलब जो हुआ। और ये जो पूरी आपने बताया है हिस्ट्री, ये नहीं पता है लोगों को। 26 साल हो गए और आपने इतने सारे लोगों के नाम बताए, इतने सारे हीरो थे जिनको कोई नहीं जानता है आज। 3-4 नाम हर साल, हर एनिवर्सरी पे वही 3-4 साल, और उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे ऑफिसर्स थे, हमारे जवान थे, जिनकी कहानियाँ लोगों तक आनी चाहिए। और इस कारगिल वॉर की
जो आपका प्रयास है कि ये पेटिशन के थ्रू आपने जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि ये असली कहानी जो है, असली जो हिस्ट्री है कारगिल वॉर की, वो लिखी जानी चाहिए। अब मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ और लोगों से कह सकते हैं कि कुछ सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ बुलंद करें कि ताकि जो ये असली कहानी है कारगिल वॉर की ये बाहर आ सके। जो अभी तक हमको ऑफिशियली जो बताया गया है वो पूरी कहानी नहीं है। और आई होप कि सुप्रीम कोर्ट भी आपकी पिटीशन को सुनेगा। मैं जो है, एक तो बात जो शहादत बाद में मेरे ऑफिसर्स और जो ऑफिसर्स बाद में आए हैं जिन्होंने जवानों ने और जैसे उसने अपनी शहादत दी है, इतनी है। बत्रा साहब हैं उसमें, थापर है, कई हैं, बहुत सारे हैं। और जो है गुप्ता है, और लेकिन उनको थोड़ी मालूम है कि ये हमारे को एक बलि का बकरा बना के आके भेजा है ना, उनको थोड़ी मालूम है। ये तो जनरल मलिक साहब बताएंगे। अभी एक बंदा है जिसके नीचे सब कुछ ये हुआ, वो है जनरल मलिक साहब। उसी के नीचे घूम घुमा के इसने ये सारे वहाँ से ट्रुप गैप पता थे, वहीं से घुमा के 28 डिव को नहीं लाया। फिर उसके बाद ये जो है 6 डिव को नहीं लगाया, अपने वालों को लाया, खाली जगह की, कोर कमांडर का अटैक बंद कर दिया। और एक और बात बताऊँ, जो आर्मी कमांडर यहाँ था, इसको आर्मी कमांडर को साउथ में भेज दिया, साउथ वाले को यहाँ बुलाया। ये 98 में किया था। 98। अभी आर्मी कमांडर क्यों बदलेगा? आर्मी कमांडर तो वैसे ही 1.5 साल 2 साल लग जाते समझने में, अपना एरिया बहुत बड़ा होता। वो छोड़ो, वो जो जनरल जो नया जी उसी आर्मी कमांडर आया था, हरि मोहन खन्ना, वो और ये जीओ जनरल बुधवार, ये लेफ्टिनेंट कर्नल से इकट्ठे ही चले आ रहे हैं। ये इंग्लैंड में भी इकट्ठे थे, अटैची थे, वहाँ से फिर ये उसके साथ चले। ये दो एक दूसरे को जानते, तो जो बुधवार के अगेंस्ट कुछ बोलो तो वो नहीं करने देते। तो ये जो है, ये सारे बंदे इकट्ठे करके, जिसकी वजह से आर्मी कमांडर चेंज हुए, डीजीएमओ चेंज हो गए। डीजीएमओ पहले जनरल वर्मा थे, उसके बाद वे विज को लेके आए। ना विज को पता, ना वर्मा तो उसको एमएस में भेज दिया। ना डीजीएमओ को पता, ना आर्मी कमांडर को, तो ब्रिगेड कमांडर बदली हो गए। सामने मेरा बीएम और G3 लड़ाई के दौरान बदली हो गए। 3 डिव का जो डिप्टी जीओसी थे उसको पोस्ट आउट किया, दूसरा बंदा लाए, उसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भेज दिया लड़ाई लड़ते लड़ते में। तीसरे को और लेके आए, वो जाके वो फिर आके वो उसको किसी को कहा, बंदे बहुत बढ़िया थे सारे, उनको काम ही नहीं आता था। लेकिन सर इतने सारे चेंजेस 1 साल के अंदर अंदर, और लड़ाई के बीच में भी हुए, जो जैसे हाँ, आपने कहा, बिल्कुल हुआ। ये अनप्रेसिडेंटेड है। तभी तो मैं पूछता हूँ, एक ही बंदा जिसको जो आता है वो जनरल मलिक साहब इसको रिस्पॉन्सिबल है। यही, इसके हुक्म के बिना कोई मूव नहीं कर सकता। तो ये क्यों हुआ? मतलब आप जो कह रहे हो कि इतने सारे लोग जो आए इधर, नए नए आए, इनएक्सपीरियंस्ड भी थे, या इतना यहाँ पे एरिया का भी नहीं पता था, वो क्यों आए होंगे? मतलब यहाँ पे क्यों लाए गए होंगे? वो क्या कारण है? क्या वो उनकी क्लोजनेस वो थी? तो जनरल साहब को अभी जवाब देना नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ऐसे कर दिया कि बंदे तो सारे ठीक हैं, लेकिन उनको एरिया ही नहीं पता। जब उनको अपने ग्राउंड देखा ही नहीं है, लड़ाई के बीच में लाके बिठा दिए, जो लड़ाई वाले उनको निकाल के कहीं और भेज दिया। अगर जनरल मलिक ने ये आते, कोर कमांडर ने अटैक, कोर कमांडर मेरे को लगा उसने अटैक करने को बोला, इसने अटैक क्यों रोका? जब दुश्मन पूरा के अंदर बैठ गया, उसके बाद वो ब्रिगेड लेके आया वापस, वही ब्रिगेड 79 ब्रिगेड। ये कारगिल रिव्यू कमेटी में लिखा हुआ है। ये गैप जो हैं, यहाँ पे बंकर क्यों नहीं थे? मतलब मैं, ये जो मेरा सवाल है वो ये है कि ये एक बंदे की इनकम्पिटेंस थी, या जो टॉप ब्रास थी, जो बोला जाता है कि सारी जनरलशिप जो थी वहाँ पे, उसकी पूरी की पूरी दिक्कत थी? ये सारे बंदे एक ही बंदा इकट्ठे करके लाया। हाँ, एक ही जनरल साहब लेके आए हैं, वो है जनरल मलिक। उसी ने सारे गैप्स में से निकाला, उसी ने दूसरों को पोस्ट किया, सारी अच्छी अच्छी अपॉइंटमेंट शफल कर दी कि जब नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को तो वहाँ भेज दिया, जो पहले वहाँ कोर कमांडर भी था, उसको तो अच्छी तरह चप्पा चप्पा मालूम था, उसको तो भेज दिया साउथ में। साउथ वाले को ला के यहाँ पे ले आए, और साउथ वाले का दोस्त
जो उसके साथ कई सालों से चला आ रहा है, उसको वहाँ जीओसी बना दिया। वो दोनों को पता ही नहीं कि ये जो नए अफसर आएंगे उनको जो है पहले टाइम लगता है अपना समझने में, और जो लड़ाई चल रही है, जो एक्शन चल रहा है, जो मेरे हुक्म चल रहे हैं, वो उसको निकाल के बाहर भेज, दूसरा आके फिर बोलता बताओ कि क्या करना है, मैं वहाँ जाऊँ, वो तो मुझको पता नहीं है क्या है, फिर तुम कैसे बताएंगे उनको। ये सारी चीज़ों का जनरल मलिक एक ही बंदा है जिसके नीचे ये सब मूव कर रहे थे, ये सारे ऑर्केस्ट्रेट करके इसने वहाँ इकट्ठे किए, फिर रीशफल किए, और वहाँ पे इसके ज़िम्मेदार जनरल मलिक के अलावा वो बताएंगे, हम इंक्वायरी में और हिस्ट्री में जब वो अपनी बताएंगे, अपने तरफ रखेंगे वो भी कुछ ना कुछ। लेकिन उन्होंने तो बता दी, वो जो किताब आई थी उनकी, उसमें लिख दिया, आपने पढ़ ली वो किताब में इन्होंने सब, उन्होंने अपनी हिस्ट्री उसमें लिख दी। उसमें मैं आपको 2-3 मोटी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जो हमारा ताशी नामग्याल जो था, मेरा सोर्स था जो है, उसकी फ़ोटो पब्लिश कर दी और उसका एड्रेस इसने हमको खबर दी। वो हमारा टॉप सोर्स जो होता है वो टॉप सीक्रेट होता है, सोर्स जो होता है वो टॉप सीक्रेट होता है। अभी उन्होंने बता दिया, वो अभी पाकिस्तान को पता लगा यार इस बंदे के साथ तो हिंदुस्तान के फलाने बंदे भी, वो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सोर्स थे जिसका इसके साथ कनेक्शन था, वो भी पकड़े गए। अच्छा, वो तो पकड़े जाने ही है। जब ये हुआ है, उन्हें हुआ तो मैं नहीं बता रहा, मैं तो एक आपको बात बता रहा हूँ। जब आपने टॉप सीक्रेट सोर्स क्यों बताया, कारगिल रिव्यू कमेटी में उसका नाम जब आता है वो कटा हुआ होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मतलब क्लासिफाइड है, गवर्नमेंट ये 100 हाईली क्लासिफाइड। इसने क्यों पब्लिश किया हो? अभी नामग्याल साहब मर गए हैं, तो उसको ऐसे ही मारेंगे कि पता ना लगे कि क्या हुआ। उसके जो वहाँ पे अंदर हमारे और इंडियन सोर्सेज होंगे वो भी खत्म हो गया। एक मैं ये आपको अजम्पशन है, ये अजम्पशन नहीं, यही होता है, मिलिट्री एजुकेशन ये कहती है। दूसरी बात, इसने कहाँ से हमारा डिवीज़न उठा और वो अंडमान से भी ब्रिगेड निकाल लिया, वो सब उसने उस बुक में लिख दिया है। वहाँ पे पूरे कौन से 6 डिव निकाला, फलाना निकाला, ढींगा निकाला और वहाँ पे लेके आए, वो सब उसने लिख दिया है उसमें। तो ये तो सब टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अभी सबको पता लग गया है, चाइना को भी पता है, पाकिस्तान को पता, सबको, कि जब लड़ाई लगती है तो 6 डिव निकलेगा वहाँ से, फलाना वहाँ से निकलेगा, अंडमान खाली हो जाए, अंडमान खाली होगा तो वो जो अंडमान जो स्ट्रेट है जहाँ चाइनीज़ का जो शिपिंग होती है, सब पता खाली है। ये सब इन्होंने क्यों किया? और फिर इन्होंने आफ्टर एक्शन रिपोर्ट्स के जो राइटर थे उनको दे दी, उन्होंने लिखा किताब में, हमको आफ्टर एक्शन रिपोर्ट पढ़ी है हमने। जो आर्मी हेडक्वार्टर का ऑप्स रूम सबसे टॉप्स होता है, वहाँ पे बंदे वो चिड़िया भी फटक नहीं सकती, वहाँ पे सिविलियन ऑथर्स को बुला के ब्रीफ किया गया। वहाँ के एक ब्रिगेडियर साहब ने जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, उन्होंने उसको उनके स्केच बनाए, वो उन्होंने थैंक यू में लिखा हुआ है प्रीफेस में कि उन्होंने मेरे स्केच बनाए, वो लेफ्टिनेंट जनरल बने बाद में। और इसका जो विज वो भी चीफ बना बाद में। इसका जो बुलारा था उसके बारे में बहुत बोलता था, मलिक ये सुरेंद्र सिंह ये खराब है, खराब है, खराब है, लड़ाई तो। वो एक कर्नल होता था, उसका नाम विक्रम सिंह, वो भी चीफ बना बाद में। जो उसका DDGMO था, ADGMO जे सिंह, वो भी चीफ बना। और ये कहीं ना ये कहीं सारे, और इनके नीचे मतलब इसकी जो विरासत है वो पूरी हिंदुस्तान के नसों नसों में फैल चुकी है। एक और बात बताएं, अम्नीशन डंप था कारगिल में, मैंने इनको लिखित में दिया, मेरे पास मेरी इंक्वायरी में भी रिट में भी है, ऐड है कि भाई ये अम्नीशन डंप जाएगा, तुम यहाँ पे मत सामान डालो। वो GOC वहाँ फिर ट्रक पे ट्रक भेजा जा, फिर मैंने खुद साइन करके चिट्ठी डाली कि भाई ये मत यहाँ पे डालो। मैं वहाँ से अम्नीशन निकाल के दूर दूर भेज रहा हूँ, उनके ट्रक आप भर रहे हैं। कहाँ पे था ये? कारगिल में। अच्छा। तो मेरे पास GOC आके बैठ गया, कहता ये क्या हो रहा है? मैंने कहा सर ये अभी उसकी गन फायर करेगी
और ये गन आगे आती है, रोविंग गन बोलते हैं उसको। वो आगे जब आती थी उनकी गन यहाँ फायर करने हमारे पर, तो मैंने सबको आजू बाजू पोस्टों को, जहाँ से आपको गन की आवाज़ आती है या फ्लैश दिखता है, उसका वो ले लो बेरिंग। वो सारे बेरिंग को हम रफ एंड रेडी करके वहाँ पे हम 10-10 राउंड सब गन से फायर करवा देते थे, तो गन टूट जाती। 2 या 3 बार हमने उसकी गन मार दी। अच्छा। उस दिन जनरल बुधवार मेरे पास बैठा हुआ था, मेरे को बोलते हैं, मैंने कहा वो रोविंग गन पोजीशन फिर आ गई, लेट मी हैंडल इट, मैं इसको हैंडल करूँगा। मैं क्या हैंडल क्या करना है? तो फिर वो गान 8-10 मिनट के बाद वो राउंड शिफ्ट होके थोड़ा साइड लाइन में आया। मैंने कहा देखो ये करेक्ट होता आ रहा है। उसके बाद फिर वो उधर करेक्ट के फिर आगे बढ़ा हो रहा हूँ। मैंने कहा सर लेट्स मी फायर ऑन टू इट, नहीं देखते हैं, लेट मी हैंडल इट। मैं को व्हाट हैंडल इट, ये कौन सा बात है, ये तो मार देगा अपना, ये अम्यूनिशन डंप जाएगा, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। और वो आहिस्ता आहिस्ता करेक्ट करते हुए फिर जब राउंड जाके उसमें लगा अपना अम्यूनिशन डंप में, अम्यूनिशन डंप में आग लगी। पूरे कारगिल में रॉकेट ही रॉकेट, अम्यूनिशन को कोई जले हुए, कोई बर्न, कोई बिना उसके पड़े हुए। 3-4 घंटे लगे उसको जलने में। 3-4 घंटे? हाँ, हमारा एमिनेशन हमारा। और वो जनरल मलिक वहाँ, जनरल बुधवार वहाँ बैठा है, मेरे को उठ के बोलता सुरेंद्र आई शुड हैव लिसन टू यू। मैं कहा शट नाउ, नीचे बैठो, अभी तो ये चलना है। कितना नुकसान हुआ होगा हमारा? और अरबों में गया होगा नुकसान। उसका भी इंक्वायरी इन्होंने लड़ाई में दिखा के बंद कर दिया, क्योंकि जनरल जो आर्मी कमांडर था, सैकड़ों करोड़ का होगा वो एमिनेशन। हाँ, जो आर्मी कमांडर था और जनरल बुधवार, ये इकट्ठे रहे लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल से लेके, और इनके तो फैमिली रिलेशन बड़े स्ट्रांग रिलेशन थे इनके। किन किन के? जनरल बुधवार और आर्मी कमांडर हरिमोहन खन्ना के। अच्छा। तो उनको जवाब देना है इस बात के, क्यों आपने छुपाई, कारगिल रिव्यू कमेटी से क्यों छुपाई, गवर्नमेंट से क्यों छुपाई। हाँ। एक मैं और बात बता दूं, बड़ा क्लियर करके बता दूं ये। वो उस टाइम ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ये वो वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो इसलिए आपका कोई सुनेगा नहीं। मैं ये बात क्लियर कर देता हूं कि वाजपेयी साहब ने जितना बढ़िया एक्शन किया, उनके पास और कोई चारा ही नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास में। क्यों? क्योंकि ये जो पहले पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 NLA बटालियन होती थी। जब मैंने 5108 कैप्चर किया था तो इनके 2 NLI थी उस टाइम, मेरे अपने 1 NLI थी। तो वो उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्लान कर दिया कि यहाँ पे हमने अभी ये ले लेना एरिया पूरा। उसके बाद क्या, जुजीला एक बार कट गया, उधर से चाइना आ गया, ले, और ये पूरा एरिया निकल जाना। इन्होंने क्या किया, 10 बटालियन NLI और खड़ी की पाकिस्तान ने। और 10 बटालियन को खड़ा करने के लिए, ट्रेन करने की, रिक्रूटमेंट करनी है। वो लोकल होते हैं ना, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री लोकल है, उनको रिक्रूटमेंट करना, उनको ट्रेन करना, फिर उनको आहिस्ता 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 जो मेन ट्रूप्स हैं उनकी जगह जाके बदली कर लेना, और जो मेन फाइटिंग ट्रूप्स हैं उनको पीछे ले आना। तो ये जो है वो उसको 4 से 6 साल लगे हैं करने में। वहाँ वाजपेयी साहब थोड़ी थे। और ये 10 बटालियन का रेजिंग का आर्मी हेडक्वार्टर को पता था। वो थोड़ी बहुत डिस्कशन भी हुई, तो वो डिस्कशन बंद कर दी गई। मुझे उसकी ज़्यादा डिटेल अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि मैं जितना सुना है और अच्छे लोगों से सुना है, ये पता था। जनरल मलिक ने क्या किया, जो हमारी 2 ऑफेंसिव कोर हैं, हमारी ऑफेंसिव 2 हमला करने वाली कोर होती हैं, हमला करने वाली कोर से इन्होंने जो टैंक होते हैं ना, उसमें टैंक होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, आर्टिलरी होती है, और बहुत बड़ा, मतलब फास्ट जाने के लिए उनका सब कुछ होता है। उन्होंने जो टैंक से गन्स को ग्रीस लगा के ना, टैंकों को बंद कर दिया, रख दिया यहाँ पे, जहाँ जहाँ भी उनके पीस टाइप लोकेशन थी, चाहे वो पटियाला थी या अम्बाला थी या बबीना थी, वहाँ पे, ठीक है जी। वहाँ से जो उनके क्रू हैं
वो क्रू को बोला डंडा लेके आप लोग जाके J&K में पुलिस का काम करो, वो तो सड़क के ऊपर डंडा परेड। मुझे कैसे पता लगा? मैं गया था कोर कमांडर को बात करने के लिए। मैंने वहाँ देखा कि पूना हॉर्स सी स्क्वाड्रन के जवान घूम रहे हो, तो मैं जानता हूँ उनको। वो मैं क्या कर रहे हो तुम इतने? कहना कुछ नहीं, कहीं डंडा चला रहे हैं जी। मैं क्यों? टैंक कितने ने? कहना मौत बॉल कर दिए, और भी क्या तक किए हुए। तो वो मैं कहा वो कल लड़ाई लग जाए तो कितना टाइम लगेगा? कहना इत्थों जावांगे जी, फिर जाके उन्होंने फिर ग्रीस कटांगे, फिर करके कहना महीना तो लग ही जाएगा, फिर तैयार होएगी वो लड़ाई के लिए। तो जनरल मलिक के ये एक्शन जो हैं, दोनों कोर फाइटिंग के फिट नहीं रह गई। जो 28 डेव वापस नहीं आया, 6 डेव को नहीं आने दिया, अपना डेव लाए जो मैंने ब्लॉक किए हुए थे। सो एक बात वो बहुत क्लियर है कि वाजपेयी साहब के पास जो उन्होंने बोला कि हम क्रॉस नहीं करेंगे, वो करके लोगों को थोड़ी मालूम है कि वाजपेयी साहब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था जनरल मलिक ने। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब बड़ा सूझ से इन्होंने हैंडल किया। इतना ख़राब सिचुएशन में उन्होंने फिर भी ये हैंडल करके ये, और डिप्लोमेसी भी यूज़ की, अपना पूरा रुतबा यूज़ किया और वो जीत लिया। इसके अंदर में मैं आज भी बीजेपी के साथ खड़ा हूँ इस मामले में। हालांकि मेरा कोई ना तो कोई मेरी आइडियोलॉजी है, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, ना किसी और की। मेरी आइडियोलॉजी एक है, मदर इंडिया और ह्यूमैनिटी, और एज ए सोल्जरिंग मैं उसके साथ चिपका रहता हूँ। आज उस टाइम भी यही सच से चिपका था, आज भी सच से चिपका हूँ। तो ये बातें सबको मालूम होनी चाहिए। आई स्टैंड विद प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी एंड बीजेपी फॉर देयर एक्शन एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसके बाद छोड़ा ही नहीं इसने कहा। 2 कोर 1 कोर जो है वो फाइटिंग के फिट ही नहीं थी। और ये एयरफोर्स को क्यों नहीं यूज़ किया सर? ये तो कर सकते थे। ये एयर चीफ मार्शल चिटनिस साहब ने बोला है बड़ा क्लियरली इसके ऊपर कि गवर्नमेंट से छुपाना चाहते थे। जनरल मलिक छुट्टी चले गए, आए ही नहीं फिर वापस। उसके बाद इन 2 दिन की छुट्टी और बढ़ाई। काहे के लिए बढ़ाई? कोई बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए चले गए थे ये और इनकी वाइफ। अभी जब इंक्वायरी खुलेगी, जब हम पूछते हैं कोई बताता नहीं है। तो जब पोलैंड गए थे ये, जब युद्ध चल रहा था, जब शुरू हो गया था, हाँ, ये जब हमारा वो अम्यूनिशन डंप जल चुका था, इन्होंने अटैक हेलीकॉप्टर मांग चुके थे, उसके बाद ये उसके अगले दिन गए पोलैंड, आए नहीं वापस। तो वो तो टिपनिस साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है, उनके बाकी अफसरों ने भी कहा है कि ये तो छुपाना चाहते थे। तो एक बात सर, जो हमने ब्रिगेडियर देवेंद्र के साथ इंटरव्यू किया था, जो बटालिक में थे, जो पहले द्रास में थे, फिर वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया, तो उन्होंने ये बोला था कि बटालिक में हमने क्या किया कि हमने जो पूरी लड़ाई जो है, 527 जवान हमारे और ऑफिसर्स हमारे शहीद हुए, वो बच सकते थे। इवन मतलब ये शुरू होने के बाद, ये सारी गलतियां निपटाने के बाद भी वो बच सकते थे। अगर हम वेट करते या पीछे से जाके उनकी सप्लाई लाइंस काट देते तो वो लोग बच सकते थे, क्योंकि वो चोटियों पे बैठे हुए थे और उनकी अगर सप्लाई लाइंस कट हो जाती, और हमने बहुत जल्दी कर दी ऊपर चोटियों पे चढ़ने में, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारे लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं जल्दी उस पूरी लड़ाई को ख़त्म करने के चक्कर में। देवेंद्र की देवेंद्र जाने, वो कभी मेरे सामने आंख पे बात करे। जो ये कैप्टन देसाई और सूबेदार सुलक्षण सिंह और वो जहाँ, इनको इसने जाते हटा दिया। मैंने इसको पूछा, देवेंद्र ये तूने क्यों हटा दिया? कहना थक गए सी, दीज पीपल हैड गिवन अप। मैं कहा थक गए थी तो यू लीव इट अप, यू रीइंफोर्स देम, उनको रिलीव देम। बट उनके पास खाना नहीं था, तंग थे वो, ठीक है। फिर एक बम्प 1, बम्प 2, बम्प 3, उसके ऊपर मैंने अटैक करना चाहा, बुधवार ने वो रोक दिया। मैंने कहा ऊपर से बंद कर दो इनका, नीचे आके पकड़े गए। वो जनरल बुधवार ने रोक दिया था। मेरे को पैरा कमांडो भी मिली थी उसके लिए। रोको, वेट, वी विल नॉट डू दैट। व्हाट फॉर नॉट डू दैट? ये तो सब रिकॉर्ड पे है जी। तो वही बात, वो जो अभी देवेंद्र को ये पूछो कि तुमको क्या तनख्वाह मिल रही थी वहाँ बैठे हुए लेह में, क्या कमांड कर रहे थे तुम?
जब तुम आए और 1 मई से तो तुम जिम्मेदार थे ही ना, वैसे तो तुम 23 अप्रैल से थे। जब वहाँ आ गए, चलो वो पीछे वाला भी आपका माफ़ कर देते हैं हम। तो 1 मई के बाद में लेके 10 मई तक आपने क्या किया? कुछ नहीं। फिर एक दिन में उठा के निकल गए वहाँ, खाली छोड़ के सबको। उनका डेप्टी था, बहुत अच्छा इंसान, वो ख़त्म हो गया अभी। उसने बहुत इन्फॉर्मेशन, वो हेलीकॉप्टर में कहता सर आप यहीं बैठो, मैं इन्फॉर्मेशन हेलीकॉप्टर में वो जाता था, मेरे को बताता था वहाँ पे इतने आ रहे चले, वहाँ पे इतने आ रहे हैं। और एयरफोर्स के स्क्वाड लीडर पुंडीर, बहुत बढ़िया, उसको बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए था। उसकी कहानी किस टाइम बाद में सुनाऊंगा, वो है। और ये जो 18 ग्रेनेडियर्स का अटैक है, वो अटैक की कहानी भी और है। उनका जो 2IC साहब अटैक में गया था, CO साहब नहीं गए थे अटैक में, वो उनकी क्या तबीयत ख़राब थी या कुछ प्रॉब्लम था। लेकिन जब मलिक साहब ने बोला इसको मैं हटा दूंगा, यूनिट को ये कर दूंगा, वो तो तब उन्होंने कहा यूनिट को बदनाम करो, मैं जाऊंगा अटैक में। तो विश्वनाथन साहब थे शायद, उनको VRC मिला। 2IC का कोई मतलब नहीं था लड़ाई अटैक में जाने, उसी को जाना चाहिए था। मैं खुद से हो रहा हूँ, वो वहाँ उनकी डेथ हुई। ये बातें सारी ये बहुत दिल को दुखाने वाले हैं, बहुत दिल को दुखाने वाले हैं। वाजपेयी साहब के पास कोई और चारा ही नहीं था, उन्होंने इतना ही कर करा के इसको क्लियर करा दिया। 9 जून को 1999 जब आपको रिलीव कर दिया गया कि भाई आप जाओ यहाँ से, हाँ, तब तक आपने जो पूरी कहानी बताई, पूरा जिस तरीके से लोग आपने लगा दिए थे, लोग काम कर रहे थे, लेकिन आपको हटा के फिर एक दूसरा अटैम्प्ट किया गया, वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए, और ये वापस लड़ाई जीती गई। तो अब ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ? 9 जून के बाद आपको क्या मिलिट्री से छुट्टी दे दी या सिर्फ नहीं यहाँ नहीं, से? पहले मुझे अटैच किया उसमें श्रीनगर कोर के अंदर। वहाँ जाते ही मेरा जोंगा फेल हुआ, मतलब? जोंगे का ब्रेक फेल हो गया। अच्छा, कैसे, क्या वो हुआ? जब मैं पहले तो मेरे को जब वहाँ से भेजा, तो जो नया ब्रिगेड कमांडर आया वो नंद्रजोग आया, वो बाद में आर्मी कमांडर रिटायर हुआ। उसने बोला कि इसको छोड़ने कोई नहीं जाएगा ना, इसको गाड़ी दी जाएगी हेलीपैड तक। तो हेलीपैड पे मैं बैठ गया जाके, वहाँ पे उसने कोई कॉन्फ्रेंस रखी, कोई नहीं आया मेरे को छोड़ने। वो जोंगा भी मेरे को एक बड़ा जो उसका था GLO को जोंगा, उसमें बोला चले जाएंगे, ख़राब था, बुरी हालत थी। फिर जो हॉस्पिटल वाले कर्नल यादव हैं, वो कहते सर मेरा जोंगा जाएगा आपके लिए। उन्होंने जोंगा भेजा, मैं वहाँ पहुँचा। फिर जिस हेलीकॉप्टर में, एक हेलीकॉप्टर वहाँ खड़ा था, मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? कहते हैं अभी वो सियाचिन से कुछ सामान आना है, तो वो इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसके टूल्स वहाँ रह गए। तो वहाँ के जो पायलट को, जो मेरे को जान पहचान के निकल गए, मेरी रेजिमेंट के निकले, तो वो कहते सर मैंने कहा मेरा हेलीकॉप्टर अभी आया नहीं है, वो आना है उधर से श्रीनगर से, तो आप उसमें आ जाना सामान लेके। मैं उसमें बैठ के नहीं चला गया। तो जब वहाँ पहुँचे, यहाँ कैसे पहुँच गया? वहाँ पे जाके बोला, फिर एक जोंगा भेजा मेरे लिए। वो जोंगा जाते ही एक बंदा आया, कहता है जी, मैंने कहा ये तेरा जोंगा है? नहीं जी, मेरे को बोला यही लेके जाता हूँ। ठीक है, अच्छा। हाँ। तो मैं जब वहाँ से गया कोर हेडक्वार्टर जाने के लिए, तो वहाँ पे नीचे जब गया, उसका ब्रेक फेल हो गया। फिर आगे गया ऐसे, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे फिर रुक गया। तो उसका हैंड ब्रेक भी नहीं था, कुछ लगा ही नहीं। चलो हम उतरे, एक सिख रेजिमेंट की कोई रिकॉयललेस गन लेके जा रहे थे रिपेयर करा के। वो मैं कहा रुको भाई, मैंने सामान उसके ऊपर RCL गन में बैठ के मैं मैस में पहुंच गया। कहते यहाँ कैसे पहुंच गया ये? फिर दूसरी बार मेरा जोंगा अकेला इन्होंने छोड़ा था, जब मेरे को 25 डिब में अटैच किया, तो वहाँ पे भी जोंगा मेरा अकेला छोड़ा, उसकी 4x4 निकाल रखी थी पहाड़ी में। एक फिर सिख रेजिमेंट, आर्टिलरी रेजिमेंट का मेरे को जीप दी, उसका हैंड ब्रेक की सिस्टम ही नहीं था। फिर जब मैं डिब में इसमें गया, एक इंक्वायरी के लिए मैं वहाँ गया था लेह में, वहाँ भी मेरा जोंगा फेल हुआ। ब्रिगेड कमांडर का जोंगा जो है वो VIP चेक के बाद जाता है, और मैं तब तो ब्रिगेड कमांडर तो था ही, समझे। और तो जो इंक्वायरी मेरे साथ की,
वो किसने ऑर्डर की? बुधवार ने, जो खुद इन्वॉल्व है। उसका मेंबर कौन था? एक डिप्टी जीओसी, एक यही दविंदर सिंह, और एक आरटी का वो आरटी कमांडर जो पहले वहाँ कभी आया ही नहीं, वो चंडीगढ़ में बैठा सालों से कोई कोर्ट मार्शल के लिए करने के लिए। तो ये क्या मतलब, क्या इसको मैं जिस तरीके से और जो लोग देख रहे हैं, क्या वो ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये 4 असैसिनेशन अटेम्प्ट थे? नहीं नहीं, ये तो मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाने के अटेम्प्ट थे। मतलब जो हम सिविलियंस हैं वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि आर्मी में ये सब भी होता है। ये तो रिकॉर्ड पे है। मैं जो यहाँ से निकालता हूँ वो रिकॉर्ड पे है, जो मेरे बोल के देखे कोई। तो उसके बाद क्या हुआ फिर 2001 में आपने? फिर वहाँ से मेरे को निकाला, फिर मेरी पोस्टिंग की इन्होंने सब एरिया कमांडर सिकंदराबाद। अच्छा। तो वहाँ मैं कैसे पहुँचा वो मुझे ही मालूम है। और वहाँ जब पहुँचा वो कहते आपकी तो पोस्टिंग कैंसिल हो गई। मैं कैसे कैंसिल हो गई? कहते रास्ते में कैंसिल हो गई। मैं रास्ते में कैसे कैंसिल हो गई भाई? मेरे को वहाँ पे रखा गेस्ट रूम में। वहाँ पे लोगों ने बड़ी बातें बताई मेरे को, आप आ गए हो अच्छा होगा, यहाँ तो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो ब्रिगेडियर साहब जो चीफ की पलटन का था, का नाम था मेरे को बेलियप्पा ऐसा कुछ नाम था, वो कहता है मेरे को जहाँ जाना है, मैं नहीं रुका है तेरा पोस्टिंग, वो चीफ ने खुद रोका है, आपका यहाँ से कैंसिल किया। तो क्योंकि यहाँ बुधवार कहते अभी यही सब एरिया कमांडर था, तो उसकी कोई बातें ना ये ढूंढ ले, इसलिए आपको यहाँ से निकाल दिया। फिर मेरे को वहाँ से पोस्ट किया डिप्टी जीओ थी 23 डे। तो मैं उधर जाने लगा, मैंने तो छुट्टी मांगी, घर जाने लगा। घर में जाने से पहले वहाँ पे मैसेज दे दिया कि तुम्हारी छुट्टी हो भी कैंसिल, तुम अभी इंक्वायरी के लिए ले जाओगे। वो ले में इंक्वायरी चली। फिर एक पहली इंक्वायरी चली आत्मानाथन में, एक जनरल पद्मनाभन जो पुराने आर्मी कमांडर ने ना, उनने एक पेट्रोल स्टैंडिंग पेट्रोल दी थी। तो क्या किया जनरल बुधवार ने, वो पेट्रोल बिना उस किसी हुक्म से हटा दी थी। अगर वो बटालिक में अड़ी रहती वो पेट्रोल तो दुश्मन नहीं आ सकता। स्टैंडिंग आर्मी पेट्रोल बहुत बड़ी बात होती है, तो वो इन्होंने निकाल दी। तो इन्होंने जो मेरे अगेंस्ट इंक्वायरी की, तुमने स्टैंडिंग पेट्रोल हटाई और तुमने जो है वो बजरंग पोस्ट खाली की। आपके ऊपर ही डाल दिया जो इन्होंने किया था। जब मैंने बोला मेरे को तो ये पता ही नहीं इस पोस्ट का क्या हुआ, एक आत्मानाथन ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने की थी। एक्चुअली ये जो रहे थे कि क्या इसका डिफेंस क्या है, इसको बोलते हैं फिशिंग इंक्वायरी। तो वो मैंने कहा भी मुझे तो इसका पता ही नहीं है। तो ये आपके पीछे क्यों पड़े गए थे? पहले उन्होंने किसी के ऊपर तो डालना है ना, जब इतनी ये सब जो कारनामे इनके छुपाने के लिए, अगर कर्नल साहब को हटाते तो नहीं होता। ब्रिगेडियर साहब है, ये आके इसी ने किया। बड़ा स्केपगोट चाहिए था। स्केपगोट। अच्छा, अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने बोल के दिखाए कोई, मेरे सामने बोल के दिखाए कोई। वो आत्मानाथन ने क्या किया, उसने बोला भाई तुमको ये तो पेट्रोल तुमने हटाई। मैं कहा मुझे तो पता ही नहीं है। तो उन्होंने करके जियो, फिर बाकी स्टाफ को पूछा, वो कहते जीओसी ने बोला था हटा दो, कि ऐसी झूठ मूठ में रिपोर्ट दे दो, कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिटेड। कहता वो आर्टिलरी वाला, उसको कौन सी पता क्या होता है। वो वहाँ से पेट्रोल हट गई। फिर उन्होंने कहा भी जब वो आ गया रिकॉर्ड के ऊपर, तो वो जो प्रिजाइडिंग अफसर था ब्रिगेडियर आत्मानाथन, उसने कहा ये तो जीओसी ने हटाई है, मैं जीओसी को क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब वो बोलते तू तो कर्नल साहब है, तू तो ब्रिगेडियर है, तू जीओसी को क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अभी हम फिर से करेंगे इंक्वायरी। तो इंक्वायरी उन्होंने आर्मी कमांडर की तो दे दी वो। फिर एक 8 माउंटेन डिवीजन ने मेरे अगेंस्ट इंक्वायरी खड़ी की, वो भी फेल हो गई। फिर ये जो आर्मी कमांडर ने ऑर्डर की, वो 1 2 3 आत्मानाथन आर्मी कमांडर, एक जनरल रेड्डी रिपोर्ट
एक जनरल रेड्डी जो आर्मी कमांडर का चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो आए हमारे कहा, हाँ तुम क्या बोलता है, हमको बताएंगे तुम कि अगर कि वहाँ पे इतना लोग आ गया, 500 आदमी आ गया, तो मैं क्या उसको मान लूँगा? था अच्छा, इतनी बात मेरे की हो। वो अकेला आदमी था एक, फौज के अंदर सिंगल इंक्वायरी कोई नहीं कर सकता, इंक्वायरी में बंदे होने चाहिए, उसका लॉ है। बाद में पहले इसको जनरल रेड्डी रिपोर्ट है, इन हिज रिपोर्ट मेंशन, फिर बाद में जनरल रेड्डी कमेटी रिपोर्ट, वो कौन सी कमेटी, बाकी कहाँ थे मेंबर, है ही नहीं। उसके बाद ये कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट, कितनी होगी, 6 होगी, कितनी होगी, 5-6 तो होगी। हाँ। इतनी चलते रहे हम भी, हम डरे नहीं ना, आज डर रहे हैं। तो ये 2001 में आपको भेज दिया घर पे? हाँ, 2001 में उन्होंने क्या किया कि मेरे को रिमूव फ्रॉम सर्विस विद पेंशन एंड ग्रेजुटी। अच्छा, और फिर इंक्वायरी चलती रही है बार बार? ये आपको गिना दिए मैंने। ये अभी भी कुछ चल रही है या खत्म हो चुकी है? अभी तो मैं बाहर हूँ, अभी नहीं तो बोल ही नहीं सकता था। अगर मेरे को फौज में रखते ना ये, फिर मैं कुछ भी नहीं था बोल सकता। लेकिन आप फौज में होते तो खैर वो तो नहीं होता, बट मैं अगर सब कुछ ठीक होता तो आप तो जनरल वीके के भी सीनियर थे, तो आप भी चीफ वो बन नहीं सकते होता, थे। वो बात और है। उसके अंदर में आपकी एज भी होनी चाहिए, उसके अंदर में आपके ACR भी अच्छे होने चाहिए। जैसे जो मेरे जैसा बंदा, जो जैसे मैं जनरल बुधवार को लिखा कि आपको लड़ाई नहीं लड़नी आती, आप यहाँ से जाओ, वो हमारे उसमें ऑफ रूम में आके बैठ के हमको कहते, वो शीशे वाले जो कमरे हैं वहाँ बैठ के आप लोग अपना लड़ाई लड़ो। जो शीशे के नहीं होते, जो उसके अंदर में धूप लगती है तो थोड़ा गर्म रहते हैं, उन वहाँ से बैठ के हमने लड़ाई लड़ी। तो ये बंदा जो है वो थोड़ा चापलूस ज़्यादा हो तो वो कामयाब रहता है। तो अगर हमारे सारे ऐसे ही अगर चीफ बन रहे हैं, वो तो आपको मैंने बता दिया, परकोलेट हो चुका है, तो आपको सारे चीफ वही तो हैं, मलिक के ही बंदे हैं चीफ रहे सर आज तक। चलो वो तो मान लो 2010 में वो हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये तो एक ट्रेडिशन बन गया ना, जो वैल्यूज़ हैं कि एक बंदा कि भाई कौन ब्रिगेडियर से ऊपर मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद जनरल कौन बन रहा है, जिसमें ये क्वालिटी होंगी। अगर वो इस टाइप के ही बंदे अगर मेजर जनरल और जनरल बनते रहेंगे, बिल्कुल बात सही तो है। फिर ये जो आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन है, कोई भी लड़ाई होगी, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बट मान लो कोई कल को फुल फ्लैज चाइना के साथ हो जाए या पाकिस्तान के साथ हो जाए, और अगर हमारी जनरलशिप इस टाइप की है जहाँ पे इस टाइप के लोग ऊपर जा रहे हैं, अब किसी के ऊपर कैरेक्टर के ऊपर हमको नहीं लगाना चाहिए, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल, कि अगर आप ऐसे वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हो और इस टाइप के ही लोग अगर ऊपर जा सकते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये तो फिर बहुत ही खतरनाक है। मतलब देश की मतलब सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है ये। तो आपका अच्छा विचार है, वो तो आप बताइए अभी क्या करते। अभी जनरल बुधवार पहली बार में जनरल नहीं बने, इनको जो जनरल हरिमोहन खन्ना थे वो सदर्न आर्मी कमांडर थे, इन्होंने उसको सब एरिया कमांडर के तौर पे, जहाँ जिसके बाद में मेरे को ही भेजा था, इसको एक VSM दिलाया, काहे के लिए कि जो अफसर्स का क्लब है उसकी खाने वाली जगह को ठीक किया इसने। इसके लिए भी VSM मिलता है? VSM इनको दिलाया है, जो हमने सोचा है। बाकी तो खैर अभी जब ये पुलिंदा खोलेगा पूरा तो पता लगेगा। उस टाइम पे फिर इन्होंने, जब वो उसका जनरल का बोर्ड था, तो वो खुद मेरा ख्याल प्रिसाइडिंग अफसर थे तब, और ये एक दूसरे को लेफ्टिनेंट कर्नल फुल कर्नल से जानते हैं, जब ये मिलिट्री अटैची थे इंग्लैंड में, और फिर उन्होंने उसको वहाँ से अप्रूव किया, तब जाके जनता बने, फिर वो वहाँ से निकल के उधर उसके GOC बने। तो ऐसे है कि बंदा जो एक बंदे के साथ लगता है तो वो पर्सनल रिलेशन के ऊपर निकलते रहते हैं। तो सर अब आखिरी में मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका क्या आगे, क्या फ्यूचर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अब ये हमने पूरी कहानी जो है, पूरी हिस्ट्री जो है वो आ गई, और इतने सारे ऑफिसर्स का नाम लिया, उसका हमने कभी नाम नहीं सुना जिनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस लड़ाई में। तो फिर जो सच्चाई है वो बाहर कैसे आएगी? अभी तो मैंने PIL तो इसीलिए तो डाली है। आपको मैंने पहले ही बताया कि वो सिस्टम जो हमारा लॉ का है वो बहुत, उसके अंदर जस्टिस नहीं मिल सकता है जल्दी से।
आपकी लाइफ टाइम में तो नहीं मिलेगा। तो अभी पिछली एक हियरिंग में मैंने जब उन्होंने बोला आपको डेट डाल दिया, हम आपका नहीं सुनेंगे, हम आपको मैंने उनको ये कहा था, अपना निवेदन किया था उनको, मैंने कहा जी ऐसे है कि मैं 22-25 साल से लड़ रहा हूँ, मैं ऑनर के साथ मरना चाहता हूँ, ये मेरे नाम भी आप, हमने जो ये जनरल मलिक ने मेरे अगेंस्ट इंक्वायरी गवर्नमेंट को भेजी ना, वो इंक्वायरी हमने उसमें मांगी कोर्ट रिकॉर्ड्स, नहीं वो कौन सा एक्ट है वो, आरटीआई में मांगी कि जो मेरे अगेंस्ट ये आपने इंक्वायरी, इसका प्रिजाइडिंग अफसर कौन था, ये कब हुई। तो अच्छे कोई जीओसी ने लिख के डाल दिया कि आपके अगेंस्ट इंक्वायरी हुई नहीं। अच्छा, तो हमने पूछा भी उसका प्रिजाइडिंग अफसर कौन था, ये कौन था, वो कौन था। वो कहते जब हुई नहीं तो हम कौन होंगे। वो जो है मैंने उनको बोला कि आई वांट टू डाई विद ऑनर एंड आई वांट टू नो द नेशन टू नो किसने हिंदुस्तान को जो है वो लेट डाउन किया। और ये जब हमको आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिल गई हमने वहाँ डाल दी। तो हमको सिर्फ 30 मिनट चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि हमने उसके हिसाब से अपनी पिटीशन अमेंड कर दी है। वो हमको 30 मिनट जब भी दे देंगे उसी टाइम में केस लॉ पे तो ख़त्म हो चुका है, वो केस कहाँ है, फिर है ही नहीं वो केस का फैसला हो गया, लेकिन हमारी तो लाइफ ख़त्म होगी ना इसी में लड़ते। और सच वहाँ दबा हुआ है, सच निकला ही नहीं अभी तक तो। नहीं सर, उम्मीद यही है कि हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों तक ये कहानी पहुंचेगी। वही मैं बीच में बात एक बार और कहता हूँ, आई स्टैंड बाय कि बीजेपी नॉट सो, उसका अर्थ ही ये है कि बीजेपी और गवर्नमेंट को ये नहीं समझना चाहिए हमारे अगेंस्ट बोल रहा है, ये उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं सिर्फ एक ही बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, जिसके नीचे सब अंडर कमांड थे, वो है जनरल मलिक साहब। उनको जवाब देना है। और सबसे बढ़िया होना चाहिए कि उनको जो गवर्नमेंट है इनको बोलना चाहिए भी ठीक है इंक्वायरी हो। और जो हमने बोला भी जज साहब के नीचे, जज साहब किसी की नहीं सुनो, बल्कि सच ही सच होगा। उसके लिए मलिक साहब को भी सच बोलना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कोई अगर वो ये कर लें कि तो हम मलिक का पक्ष लेंगे, तो फिर वो जो मलिक के ऊपर कीचड़ उछलेगा तो उन पे भी उछलेगा। इसलिए उनको इसको छोड़ देना चाहिए। सोलिसिटर जनरल साहब को बोल लेना चाहिए जी हम अग्री करते हैं, ये जज के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के नीचे इंक्वायरी की जाए, सब कुछ आ जाएगा सामने। नहीं, आई होप सर कि ये हो, और जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया है, 26 साल कम नहीं होते हैं। और अब अगर सच्चाई नहीं आएगी तो फिर कब आएगी, फिर बहुत लेट हो जाएगा। और ऐसे ऐसे इसमें चीज़ें निकल के आएंगी तो हो सकता है कि आर्मी लीडरशिप जो आज है और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी, वो भी थोड़ी, उसको भी पता चलेगा कि भाई अच्छा ऐसे भी चीज़ें होती हैं और हम इससे आगे फ्यूचर के लिए क्या लेसन ले सकते हैं। क्योंकि दिस इज एक्चुअली एन एरा ऑफ वॉर जो हम देख रहे हैं पूरे दुनिया में। अभी तो बस बच गए थे, अभी नहीं तो अभी युद्ध हो ही जाना था। और अभी भी हो सकता है, पता नहीं अगले महीने 2 महीने बाद कभी ना कभी तो होना ही है। तो क्या लेसन हम, वो जो मिस्टेक हैं कारगिल की, वो कभी दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को एक्चुअली में ये आगे आके आज ये पूरा जो सच है ये निकालना चाहिए, बिल्कुल सच निकालना, और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी मिस्टेक थी वो अभी दोबारा तो रिपीट नहीं हो रही हैं, ताकि ये दोबारा कभी भी ना हो। और इतने सारे जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए जो नहीं होने चाहिए थे, और इतने सारे जो जवान हैं जिनकी कहानियाँ, जिनकी वीर गाथाएँ जो हमको पता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती पॉपुलर उसमें, तो वो भी आनी चाहिए। तो यही एक होप है सर। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। और आप इतने समय के बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 इंटरव्यू होंगे आपके पूरे यूट्यूब पे, और आपने ये हमको एक अपॉर्चुनिटी दी। सो फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड सर। वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एक बात ये इसलिए मैंने कहा कि अब पहले हमारे पास कोई, मैंने आपको बताया कि कोई लॉ ही नहीं आ रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं। ये गवर्नमेंट ने जो बोला कि हिस्ट्री हम बनाना चाहते हैं, वो हमको लॉ मिला है, इसलिए हमने, और ये जो PIL डाली है इसमें पर्सनल चीज़ मैंने कोई नहीं डाली है। बिल्कुल, जो मैंने जो मेरे कोर्ट केस में चल रहा है
उसमें तो मेरे का कोई इसमें PIL मेरे को उससे फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पेंशन मिल रही है और मेरे को ग्रेच्युटी मिली है, इसलिए मेरे को वो अपना ज़ाती फ़ायदा कोई नहीं होने वाला है। लेकिन इससे ये सच, और मैं 79 ईयर चल रहा हूँ अभी, और जनरल मलिक तो कितने कोर कमांडर मर चुके हैं, और कारगिल रिव्यू कमेटी के चेयरमैन और उसके दोनों मेंबर भी मर चुके हैं, और भी बहुत सारे जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर हैं, वो मर चुके हैं। जो जिंदा हैं और उनसे कुछ ना कुछ अभी फटाफट अगर ये हो जाए तो उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सच्चाई सामने आएगी, और हम चैन से मरेंगे हिंदुस्तान के लिए कि हमने अपना वक्त ऐसे ही नहीं हमने टाइम किया। हम थैंक यू सर, जय थैंक यू हिंद। फॉर योर सर्विस। जय हिंद। आखिरी में इफ़ आई में एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि उस पर एक बात आई थी कि हमने कुछ ऑपरेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स थे, चलो टारगेट करने वाले, वो हमने अचीव कर लिए, लेकिन एक बात आई थी कि क्या हम स्कार्दू पे एज अ प्रॉपर पनिशमेंट की टेरिटरी हम ले सकते हैं? क्या स्कार्दू को हम कैप्चर कर सकते हैं? POK की बहुत बात होती है, बट एक स्कार्दू एक अगर हमको लेना हो, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है। तो एज अ मिलिट्री कमांडर, क्योंकि आपने पूरे एरिया को देखा है, अच्छे से समझा है, और बहुत अच्छी समझ है आपकी, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारी मिलिट्री ये ले सकती है अगर अगली बार पाकिस्तान कुछ ऐसा करे? जब ढोकलाम में चाइनीज़ आने शुरू हुए, और तो क्योंकि मैं तो वहाँ चाइनीज़ डिवीज़न के अगेंस्ट रहा उसमें अरुणाचल में, मुझे अच्छी तरह पता था कि वहाँ कुछ कर ही नहीं सकता वो। अगर उसने वो हमारे सिक्किम में अटैक करना है, उसके बाद कॉरिडोर अटैक करना है, फिर बांग्लादेश में करना है, वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैंने जो जनरल रावत थे उनको चिट्ठी ली कि ये ऐसे मैंने दोनों जगह किया है, आप उधर ज़्यादा ध्यान मत देना, या वो आपको यहाँ से ट्रूप्स निकाल के वहाँ डालने के लिए कर रहे हैं चाइनीज़। अच्छा। तो आप जो है ईस्टर्न लद्दाख में ध्यान रखना, वहाँ पे आएंगे ये। जनरल रावत ने मेरे को एक्नॉलेज की है चिट्ठी, बाद में मेरे से बात भी की है, लेकिन उन्होंने वो ईस्टर्न लद्दाख का ध्यान नहीं किया जो मैंने बोला। मेरे को बोला वी आर वर्किंग ऑन इट। वो वही हुआ 2020 में, फिर हुआ वही इतने सालों के बाद। जब हुआ वो, तब मैंने राजनाथ सिंह साहब को भी चिट्ठी लिखी, पूरा डिटेल बना के कि अभी जो कुछ मर्जी है, अभी तो अटैक करो इसको, अगर हम नहीं है तो हो तो कम से कम ये एक मुद्दा बन के हो होगा। ये क्या उसको बोलते हैं, उनको फेट कंपली नहीं दे, हो गया भी हो गया, नहीं होगा। जनरल उनके स्टाफ अफसर ने भी मेरे को थैंक यू लिखा है, मेरे पास चिट्ठी पड़ी है जनरल राजनाथ सिंह साहब के स्टाफ अफसर की। तो वो तो जो मेरे जैसा बंदा जब ये सोच सकता है कि ये ऐसे होगा। अभी आप बोल रहे हो स्कर्दू की बात, अगर जो पहले उनका ये कामयाब हो जाता ये, तो चाइना को उधर से क्लियर रन मिल जाना था। अभी चाइना को काराकोरम से लेके POK से लेके, वो इस एरिया से लेके राइट अप टू ग्वाडर तक उनकी मेन जो है वो आर्टरी जा रही। तो चाइना को जो पहले पूरा वो जो ऊपर से घूम के आने पड़ते शिप, वो सीधा यहाँ से अपना गल्फ के मुंह पे जा उतरता है। तो चाइना का इसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है स्कर्दू में, वो POK में, तभी उसने इतने हवाई जहाज जो हैं इधर दे रखे हैं, इतना टैंक दे रखे हैं। वो ये इतना आसान नहीं है। हम लोग तो बड़े, हमारे फौजी, हम ऐसे कर देंगे, कैसे कर देंगे। जब उनको पूछते हैं चलो ग्राउंड पे आ जाओ, कैसे करोगे, कितने ट्रूप्स कहाँ से आएंगे, कितना कैप्चर करेंगे, कितना टाइम लगेगा, और वहाँ पे इसके थ्रू ही जाएगा ना, जिला के थ्रू यहाँ पे जाके वहाँ पे आप अटैक करेंगे। बिल्कुल। वो कैसे करेंगे बताइए साहब। अरे नहीं हमने तो वो देखा तो इधर से एरो लगा देगा, इधर से एरो लगा देगा, समझ लग गई है पूरी। तो क्या ये फिर कभी पॉसिबल नहीं होगा, या फिर चाइना का जो है वो फ्रंट हटेगा तभी ये पॉसिबल है?
कैसे हटेगा और क्यों हटेगा? तो मतलब जब हमारा चा- प्राइमरी जब- एनिमी जो जब- है पीओके जब- में वो पाकिस्तान नहीं है, जब चाइना है। जब जब चाइना तो बहुत बड़ी ताकत है ना। जब उन्होंने तिब्बत कैप्चर किया तो हमको उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए था। वो रिकॉग्नाइज कर दिया, वो कहता अच्छा आगे हम तेरे पड़ोसी बन गए अभी। तो वो नेहरू साहब को उस टाइम पे नहीं, पर नेहरू के उस टाइम फौज भी कुछ नहीं थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो 10 दिन या एक हफ्ते में स्कार्दू कैप्चर हो जाए और फिर वो बेशक कुछ करें भी ये- चाइना वाले या पाकिस्तान वाले, तो हम हम- होल्ड ऑफ कर पाए, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसे ये आर्मी कमांडर साहब और जीओसी कोर कमांडर मेरे पास आए, जब उतरे मेरे पास आके तो बर्फ़ पड़ने लगी, 6 दिन बैठे रहे मेरे पास। जनरल बुधवार ने भी यही कही थी आप जैसी। मैं आपके गांव का तो नहीं है। कहते हैं हम विद इन 4 days वी विल कैप्चर अप टू स्कार्दू। आर्मी कमांडर कहता कहीं और मत बोल देना ऐसी बात, कहता ठीक है ये ऐसे बना दो पत्थरों के बीच में से, तू यहाँ सड़क बना देगा, अटैक कर देगा, कैप्चर कर देगा, और ये कहता है ऐसी बात, कहता बार मत बोलना। मैं तो बोल नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो ये मिलिट्री तरीके से नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप मिथ लो, मन में मिथ लो कि ये हमने काम करना है, फिर उसके लिए कैपेबिलिटी बनाओ आप। जब आपके कैपेबिलिटी आ जाती है दुश्मन अपने पीछे हटता है। जब कोई कैपेबिलिटी नहीं है, वो क्या नाम था वो जो पाकिस्तान का जनरल था जो मेरे अगेंस्ट लड़ रहा था, ये मुशर्रफ तो लोगों ने कहता दिस इज ऑल वर्बोसिटी, मतलब ऐसे बकवास मार रहे हैं लोग। कहता इंडिया डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू अटैक अस। वो कैपेबिलिटी की बात करते हैं। हमारे वाले बंदे अंग्रेजी बोलते हैं बस, वो करके हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कैपेबिलिटी बताओ ना, करोगे कैसे? हमारे वालों ने तो सर लाहौर कराची पे भी हमला कर दिया था रातों रात, टीवी पे तो कर ही दिया था। बट थैंक यू सो मच सर। God bless you. एंड मैं एक करूँगा, फिर कभी हम बात करेंगे, बहुत सारी और कहानियां हैं कारगिल से रिलेटेड और मिलिट्री क्वेश्चंस हैं, बट हम एक वो अलग कॉन्वर्सेशन करेंगे फिर कभी। आपने इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जिंदा रहे तो जरूर। अरे सर बिल्कुल, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।